नमस्कार, मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण अध्याय गणित का जो अध्याय 12 है, वृत्त और उससे संबंधित जो उसके क्षेत्रफल है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में यहाँ से अच्छा खासा प्रश्न आते हैं। यहाँ तक इस बार 2025 में इस अध्याय 12 से ना आपके एग्जाम में एक दीर्घ क्वेश्चन आया था। अगर किसी भी चैप्टर से दीर्घ क्वेश्चन आता है मतलब वो चैप्टर बहुत ही खास बन जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब तक वृत्त से दीर्घ क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, लेकिन 2025 में फर्स्ट टाइम यहाँ से एक दीर्घ क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ये जो आपका अध्याय 12 है, इस अध्याय 12 अर्थात ये जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाला अध्याय है, इसके पूरे अध्याय को कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। ये 2 घंटे के करीब का ये वीडियो होगा। अच्छे से बैठ जाइए और इसका जो भी हम बात बताएं उसको सावधानी पूर्वक अच्छे से नोट्स कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, देखिए पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा, अब तक जो पढ़ते थे उसी टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग टॉपिक को समझेंगे, टॉपिक क्लियर होने के बाद उसका बिहार बोर्ड में अब तक उस टाइप का जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उस सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 12 को संपूर्ण पढ़ेंगे। ये आपका वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है। एक ही वीडियो में संपूर्ण अध्याय को आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद आप प्रश्नावली सॉल्व कीजिएगा, भारतीय वन या एनसीईआरटी जिससे भी सॉल्व करना हो आप करते रहिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। तो पहले हम लोग ये समझेंगे, ये जो अध्याय 12 है, इस अध्याय 12 से एग्जाम में प्रश्न ठीक है दीर्घ आता है, तो दीर्घ आता है और लघु भी आता होगा, ऑब्जेक्टिव भी आता होगा। तो कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, कितने नंबर का सब्जेक्टिव आता है, पहले इस बात को समझते हैं, फिर हम लोग इस अध्याय को पढ़ेंगे। अध्याय पढ़ने के क्रम में भी हम लोग पहले बेसिक बात को पढ़ेंगे, वृत्त कि वृत्त में क्या क्या बेसिक बात है, उस बात को हम आगे कवर करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है। देखिए ये जो आपका चैप्टर है 12, ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 12, यहाँ से ना ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव 5 से 7 क्वेश्चन आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है और एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। तो जाहिर सी बात है भाई कि 5 से 7 क्वेश्चन आने का मतलब ये हुआ कि ये 5 से 7 अंक का आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, कुछ खास ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहता है, जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उसी से रिलेट ऑब्जेक्टिव आया हुआ है और आगे भी वही आएगा, ऐसा नहीं कि आगे बदल जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे तो आप और भी अच्छे से समझिएगा। ये जो सब्जेक्टिव है ना, इसमें 2 टाइप का प्रश्न पूछा है। पहले तो एक ही टाइप से आता था लघु, लेकिन इस बार दीर्घ इंक्लूड कर दिया है, तो चर्चा तो बनता है दीर्घ का भी। इस लघु और दीर्घ, आप जानते हैं कि लघु 2 अंक का होता है और दीर्घ 5 अंक का होता है, ये आप जानते होइएगा। ठीक है, तो लघु क्वेश्चन जो अब तक पूछा जाता था वो 2 से 4 क्वेश्चन आता था। ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और दीर्घ 2025 में एक क्वेश्चन आ गया है, तो चर्चा तो बनता है। ठीक है, चलिए 2 से 4 अंक कहने का सेंस ये हुआ, ये जो था ये 4 से ना 8 अंक को कवर करता था और इस बार दीर्घ पूछ दिया मतलब ये 5 अंक को कवर कर रहा है। तो देखा जाए जैसे दीर्घ बढ़ाया है तो इसको घटा देगा, दीर्घ नहीं पूछेगा इसको बढ़ा देगा। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो इस अध्याय से आपका 15 अंक प्लस या राउंड फिगर में 15 अंक आप लेकर चल सकते हैं। आपके एग्जाम में ना 15 अंक केवल इस वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से पूछे जाते हैं। क्या 15 अंक कम होता है? तो बिल्कुल नहीं, आप उनसे जाकर पूछिए 1 अंक का कीमत जिसका गणित में 99 आया हो, कितना दुख होता है। चाहे उसको कितना भी नंबर आया हो उससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो बिहार टॉपर ही क्यों ना हो, उससे जाकर 1 अंक का कीमत उससे पूछिए जिसको गणित में 99 आया हो, 1 अंक का कीमत, या फिर उससे पूछिए जिसको 299 अंक आया हो। यही दो व्यक्ति जो होंगे आपको 1 अंक का कीमत बता पाएगा, बाकी बात कोई नहीं बता पाएगा।
तो एक अंक का बहुत कीमत होता है, यहाँ तो बात 15 अंक का है। ठीक है, तो ये एग्जाम का आप कह सकते हैं कि ये एग्जाम का ना पैटर्न हो गया कि इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें पैटर्न को जरूर लिखा कीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें ना तो समझ आए कि किस अकॉर्डिंग रिवीजन करना है, किस पे ज्यादा जोर देना है, किस पे कम पकड़ जोर मतलब कम जोर देना है। जोर कहने का सेंस मतलब किस पे ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है। अब जहाँ से सवाल ही नहीं आता है वहाँ पे टाइम देने का क्या मतलब बनता है, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों पे टाइम देना पड़ेगा। अब चलते हम लोग पढ़ना कैसे। तो देखिए हम लोग अब नोट्स इसका भी कर लिए होइएगा, और यहाँ से पहले हम लोग ब्रीथ का बेसिक बात समझते हैं। फिर हम लोग ब्रीथ में कुछ खास नहीं, ब्रीथ का फॉर्मूला पढ़िए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो सवाल आया उस सवाल को सॉल्व कर लीजिए, हो गया ब्रीथ खत्म। लेकिन उस फॉर्मूला को पढ़ने और सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बात आपको पढ़ना पड़ेगा ब्रीथ के बारे में, कि ब्रीथ जो होता है वो क्या होता है, ब्रीथ में केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होता है, चाप क्या होता है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है। जब तक आप ये बेसिक बात ही नहीं जानिएगा ना तो कैसे बताइएगा चाप की लंबाई, कैसे पता कीजिएगा कि चाप की लंबाई जब आपको चापे नहीं पता हो। ठीक है, तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि बेसिक क्या होता है, ब्रीथ से रिलेटेड बात। चलिए तो पहले हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ये बेसिक को समझते हैं कि ब्रीथ से संबंधित बेसिक बात पढ़ेंगे। फिर हम लोग ब्रीथ से संबंधित जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला सवाल उत्पन्न ये होता है कि भैया ब्रीथ आप पढ़ रहे हैं तो बताइए ब्रीथ किसे कहते हैं। तो देखिए ब्रीथ का समझना बेहद जरूरी है, जब तक आप ब्रीथ नहीं समझिएगा आगे भी आपको नहीं समझ आएगा। तो पहले ब्रीथ किसे कहते हैं या ब्रीथ क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि ब्रीथ का परिभाषा या ब्रीथ किसे कहते हैं, इसका सरल सा समझना बात यह है आपको कि ब्रीथ जो होता है ना एक घेरा होता है, वैसा घेरा होता है जो एक निश्चित बिंदु से न हो वो बराबर हो। मतलब ब्रीथ जो होता है वो एक घेरा होता है, वो घेरा, उस घेरे में एक उसके बीचों बीच में एक बिंदु होगा, उस बिंदु से वो हमेशा क्या हो, समदूरस्थ अर्थात बराबर दूरी पे हो। ठीक है, वो ब्रीथ कहलाएगा। मतलब सरल शब्दों में इसको अगर देखा जाए तो इसका जो ब्रीथ है इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि वह घिरा हुआ तल, तल मतलब हो जाता है समतल, तल का मतलब समतल। ये अब समतल क्या होता है, जैसे ये बोर्ड क्या है समतल है, हम जिस जमीन पे खड़ा है वो क्या है समतल है, धरातल है। आप जिस जगह पे खड़े हैं चाहे बैठे वो भी एक समतल ही है। तो वैसा तल या वह घिरा हुआ तल, ठीक है, जो एक निश्चित बिंदु से क्या हो हमेशा समदूरस्थ हो। समदूरस्थ कहने का मतलब यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, समदूरस्थ मतलब होता है बराबर। अब समदूरस्थ क्या होता है इसका मतलब आप बराबर समझ लीजिए, विशेष जब आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो समदूरस्थ के बारे में वहां अच्छे से आप डील करेंगे। तो ब्रीथ कहलाता है, मतलब इस ब्रीथ का डिफिनेशन सिंपल इतना है कि वह तल या वह समतल जो एक घिरा हुआ तल जो हो ना एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु से 5 सेमी का एक हम लोग धागा ले लेते हैं या डंडा ले लेते हैं, इसको इस बिंदु पे पकड़ के इसको चारों तरफ इस टाइप से घुमा दें। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो आकृति बनेगा ना, ये थोड़ा फॉर्मेटेड हो गया। ठीक है, इस टाइप का जो आकृति बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, ब्रीथ कहते हैं। मतलब सिंपल सा परिभाषा ये कहता है कि जैसे आप जमीन वगैरह को देखते हैं, उसको अगर चारों तरफ से हम वृत्ताकार फॉर्मेट में घेर दें, उसको अगर हम चारों तरफ से वृत्ताकार फॉर्मेट में घेर दें तो वो क्या कहलाएगा, ब्रीथ कहलाएगा। ठीक है, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग कि वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से क्या हो, ये हमेशा समदूरस्थ हो। ठीक है, मतलब इस बिंदु से ये जो घिरा हुआ तल है, ये घेराव है, इस घेराव की जो इस घेराव की इस बिंदु से जो दूरी होगी ये हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, ब्रीथ कहलाएगा। जैसे आप चूड़ी को देख लीजिए, विशेष अच्छे से उसके और देखना है तो पहिया को देख लीजिए। कोई जो पहिया होता है गाड़ी का पहिया, वो एक ब्रीथ का अच्छा उदाहरण है।
अगर वो पहिया का देखिएगा तो कुछ इसी आकार का होगा, बीच में इस टाइप से वो लगा रहता है बिंदु, इस टाइप से सॉकर मतलब क्या बोलते हैं उसको, इस टाइप से लगा रहता है चारों तरफ से ताकि ये धंसे ना। तो कुछ पहिया का आकार कुछ इसी प्रकार का होता है। तो ये भी एक घिरा हुआ तल है। इस घिरा हुआ तल में इस बिंदु से इसकी जो दूरी होती है ये हमेशा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इसे ही हम लोग वृत्त कहते हैं। एक बात नोट याद रखिएगा कि वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो वृत्त पे ना अनंत बिंदु होते हैं, या ऐसे ही बोल सकते हैं जो इस टाइप से बिंदुओं का जो समूह ले लेते हैं इसको एक घेराव में कर देंगे तो ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। तो आप याद रखेंगे कि इस वृत्त पे कितने बिंदु होते हैं, तो इस वृत्त का जो घेरा होता है ना अर्थात परिधि अर्थात घेरा, इस घेरा पे अनंत बिंदु होते हैं। ये जो वृत्त बनेगा, ये जो वृत्त होगा, इस वृत्त पे कितने बिंदु होंगे, तो इस वृत्त पे अनंत बिंदु होंगे। ये जो वृत्त देख रहे हैं इसके घेरा पे कितने बिंदु होंगे, तो अनंत बिंदु होंगे। ठीक है, बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है कि ठीक घिरा हुआ तल एक निश्चित बिंदु। अब इस निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं, तो इसी निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो अब परिभाषा ऐसे भी हो सकता है कि वह घिरा हुआ तल जो अपने केंद्र से हमेशा बराबर दूरी पर हो, वृत्त कहलाता है। ठीक है, घिरा हुआ तल होना चाहिए। जैसे कोई खेत हो या जमीन हो, उसका हम लोग बाउंड्री करते हैं, तो बाउंड्री आयताकार फॉर्मेट में होगा, वर्गाकार फॉर्मेट में होगा, उसी को वृत्ताकार फॉर्मेट में कर दे बाउंड्री को, तो वो वृत्त का उदाहरण हो गया। जैसे कोई इंडा वगैरह ले लीजिए, इंडा को देखते हैं चारों तरफ से वृत्ताकार फॉर्मेट में घेरा हुआ रहता है, तो वो वृत्त का एक उदाहरण है। आगे आइए, अब केंद्र क्या होता है, सेंटर। तो देखिए केंद्र बस क्या होता है कि ये वृत्त के ठीक बीचों बीच में स्थित होता है, जहां से इसके जो घेरा या इस बिंदु की जो दूरी होती है इस पे अनंत बिंदु होते हैं। अभी जस्ट बोलते हैं कि वृत्त पे कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु स्थित होते हैं। तो इन बिंदुओं की जो बिंदुओं इस केंद्र से इस बिंदुओं की जो दूरी होगी ये हमेशा बराबर होगी। क्या कह रहा है कि वृत्त के ठीक बीच में एक बिंदु होता है। ठीक है, वृत्त के ठीक बीच में एक बिंदु होता है, जहां से मतलब इस बिंदु से वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं की जो दूरी होती है ये दूरी क्या होगी, समान होगी, तो वो वृत्त कहलाएगा अथवा वृत्त नहीं होगा। तो वृत्त का परिभाषा बस इतना सिंपल सा कहता है कि अब केंद्र का परिभाषा कि वह घिरा हुआ तल के ठीक बीच में एक बिंदु होता है, जहां से वृत्त पे स्थित सभी बिंदु की जो दूरी होती है समान होती है। जैसे ये वृत्त हुआ, इसके ठीक बीचों बीच में ये जो बिंदु है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग केंद्र बोलेंगे। ठीक है, केंद्र O बोलेंगे। इस केंद्र से इस पे जो अनंत बिंदु है, इस अनंत बिंदु की जो दूरी होगी ये हमेशा क्या होगी, ये हमेशा समान होगी। इस बात को याद रखिएगा। तो वृत्त घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु अर्थात अपने केंद्र से हमेशा समदूरस्थ हो, मतलब केंद्र से लेकर उस परिधि की जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी वो वृत्त कहलाएगा। चलिए आगे आइए, अब समझते हैं हम लोग व्यास और जीवा। व्यास और जीवा देखिए दोनों एक ही चीज होता है, व्यास और जीवा दोनों लगभग एक ही चीज होता है, बस समझने का फर्क है। तो पहले व्यास को समझने से पहले आपको जीवा को समझना पड़ेगा कि जीवा क्या होता है। देखिए वृत्त पे आप जस्ट देखे हैं, वृत्त के जो घेरा होता है उस घेरा पे कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु होते हैं। उसी अनंत बिंदु में से किसी दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा खंड होगी उसी को जीवा कहते हैं। जैसे कोई वृत्त हुआ, उस वृत्त पे अनंत बिंदु है, उस दो बिंदु को आपस में मिला दीजिए, क्या बन गया, जीवा कहलाएगा, वृत्त की जीवा कहलाएगी। तो परिभाषा भी वही कह रहा है कि वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या बोलते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो ये वृत्त हुआ, इसका केंद्र O हो गया। अब इस वृत्त पे ना अनंत बिंदु है, तो इस अनंत बिंदु में से किसी दो बिंदु को मिलाते, एक बिंदु सपोजेट यहाँ हो गया जिसको P बोल दे रहे हैं, एक बिंदु यहाँ पे हो गया Q हो गया। अब इस P से Q को मिला दीजिए, तो ये जो रेखाखंड PQ है, इस रेखाखंड PQ को क्या बोलेंगे, PQ वृत्त की जीवा है। बात समझे कि नहीं। इस वृत्त पे इसके घेरा पे अनंत बिंदु में से किसी दो बिंदु को मिला दीजिए, जीवा कहलाएगा। क्या हमेशा ऐसा ही होगा, नहीं, आप जैसे देने की इच्छा है वैसे दीजिए। ठीक है, आपको जैसे देना है तैसे दीजिए, ये सब जीवा है वृत्त की।
अब यहाँ पे सवाल उत्पन्न होता है कि एक वृत्त में कितने जीवा हो सकते हैं। तो एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा कि एक वृत्त में कितने जीवा हो सकते हैं। तो एक वृत्त में अनंत जीवा होते हैं, अनंत जीवा हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये सब कॉमन बात है। क्या ये एग्जाम में पूछा जाएगा? तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता कि वृत्त में कितने जीवा होते हैं, अनंत अनंत जीवा होते हैं। अब जिस भी दो बिंदु को मिला दीजिए, जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे, इस टाइप से मिला दीजिए, ये भी जीवा है। अब जरूरी थोड़ी कि हमेशा इसे सीधा सीधा होगा, तो इसे भी मिला सकते हैं, जैसे ये वृत्त हुआ, ठीक। एगो बिंदु यहाँ है, एगो बिंदु यहाँ है, इस दोनों बिंदु को मिला दीजिए, ये भी जीवा बन गया, ठीक है। तो उम्मीद है जीवा आप समझे होइएगा। अब कहानी चलते हैं व्यास की ओर। तो व्यास क्या होता है, तो सुनिए। वृत्त पे आप देखे हैं कि उसके घेरा पे अनंत बिंदु है, उसी अनंत बिंदु में से किसी दो बिंदु को मिला रहे हैं, तो जो रेखाखंड प्राप्त हो रहा है उसको जीवा कहते हैं। लेकिन वही जीवा मिलाने पर अगर वो केंद्र से होकर गुजर जाए, अब तक जो भी खींचे केंद्र से नहीं गुजरा है, लेकिन अगर उसको केंद्र से गुजर जाए, तो उदाहरण के तौर पे मतलब ये वृत्त हुआ, ठीक। इस वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ओ हो गया, मान लेगा केंद्र तो ओ होता ही है। एक बिंदु यहाँ पे ए है और दूसरा बिंदु यहाँ पे बी है। इस ए से बी को मिला दिया, इस ए से, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट को मिला दिया, तो यहाँ पे जो ये भी रेखाखंड प्राप्त हुआ है, ये क्या कहलाएगा, ये भी जीवा है, लेकिन वृत्त का ये व्यास कहलाएगा। मतलब जो व्यास होता है, मतलब जो जीवा होता है वही व्यास होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक परिभाषा के अकॉर्डिंग जीवा ही है। हाँ, तो ये जीवा ही है, लेकिन इसे व्यास कहेंगे। तो जीवा का परिभाषा क्या कह रहा है, व्यास का परिभाषा क्या कह रहा है कि यदि जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे तो वह क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। यहाँ ए भी क्या है, वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पे दो चार बात समस्या उत्पन्न हो रहा है। अभी वृत्त में अनंत जीवा हो सकते हैं, ठीक है। एक बात ये भी उत्पन्न हुआ कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलेंगे, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलेंगे। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, तो सबसे बड़ी जीवा जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो नोट पॉइंट आपका ये 1 हो गया भाई साहब, ये आपका 2 हो गया। ये सब काला लिख रहा है, पूछता है तो हाँ पूछ देगा, घुमा फिरा कर बिहार बोर्ड है, ऑब्जेक्टिव में लपेट लेगा। 100 गो ऑब्जेक्टिव पुराना रहता है, हो सकता है लपेट ले। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, ऑप्शन दे देगा, व्यास, चाप, त्रिज्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े रहिएगा गहराई से, तो बता पाइएगा ना तो मुंह बात दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक नोट पॉइंट और समझना पड़ेगा। अब ये जो केंद्र है ना, ये जो केंद्र है, तो ये देखिए, इस केंद्र से लेकर ये परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, जो आप आगे पढ़ाएंगे आपको। तो ये देखिए, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, ठीक है। तो ये पूरा को क्या बोलते हैं, व्यास। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये भी आर और ये भी आर, तो ये आर और ये आर, तो आर आर कितना, 2r। तो एक बात ये भी याद रखिएगा नोट में कि व्यास जो होता है ना, त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, मतलब d बराबर 2r, ठीक है। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। तो ये जीवा और व्यास में बस इतना ही फर्क है कि व्यास का परिभाषा और जीवा का परिभाषा बस इतना ही कर रहा है कि जीवा वृत्त की किन्हीं दो बिंदु, वृत्त पे स्थित किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं, और वही जीवा केंद्र से गुजर जाए तो व्यास बन जाता है। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे समझते हैं। अब ये त्रिज्या समझते हैं कि त्रिज्या क्या होता है, फिर परिधि को समझेंगे। तो पहले त्रिज्या को समझ लीजिए। तो त्रिज्या का तो परिभाषा सिंपल सा है भैया कि ये वृत्त है, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, मतलब ये घेरा तक की जो दूरी होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। वही बात लिखा है, केंद्र से परिधि तक, मतलब परिधि कहने का सेंस मतलब घेरा, ठीक है। घेरा की दूरी
घेरा तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो देखिए गौर से थोड़ा बात समझिए, ये तो केंद्र हो गया, ये त्रिज्या बन गया आर, ये पूरा को क्या बोलेंगे? तो पूरा को व्यास बोलेंगे, लेकिन यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। मतलब ये हुआ त्रिज्या जो है ना व्यास का आधा है, क्योंकि पूरा को व्यास बोलते हैं, ये आधा है, तो त्रिज्या क्या हुआ? व्यास का आधा है। तो एक बात ये भी रखिएगा, और त्रिज्या को हमेशा हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये सब कॉमन बात है, बस बोल दे रहे हैं। अगर जरूरी लगे कि आपको लिखने योग्य है, मतलब इतना भी आप नहीं जानते तो लिख लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। अगर आपको लगे कि हम ये बात नहीं जानते हैं कि त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, जरूरत पड़ने पर दो वृत्त आ जाए तो R1 R2 मान लेंगे, बड़े छोटे वृत्त का जिक्र हो जाए तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर बोलेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर बोलेंगे। अगर लग रहा है तो लिख सकते हैं, अन्यथा जानते हैं तो बस जो बात लिख रहे हैं उतना लिख लीजिएगा कम से कम। आर बराबर क्या होता है? तो आर बराबर d/2 होता है। मतलब त्रिज्या जो होता है ना वो व्यास का आधा होता है। कभी कभी सवाल बनाते क्रम में आपको व्यास दे देगा, सपोज 24 सेमी है, तो बताइए त्रिज्या क्या होगा? तो अगर d बराबर दिया हुआ है 24 सेमी, तो इसीलिए r बराबर क्या होगा? d/2, मतलब 24/2 मतलब 12 सेमी। ठीक है, तो ये निकालना पड़ता है। चलिए अब आते हैं परिधि पे, कि परिधि क्या होता है। परिधि कहने का सेंस मतलब घेरा क्या होता है। तो देखिए वृत्त का वक्र रेखा की जो लंबाई होती है ना, उसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या हुआ, हमारे पास खेत है, सपोज दो कट्ठा खेत है, उसको चारों तरफ से बाउंड्री कर रहा है, चारों तरफ से बाउंड्री करना है। अगर खेत ऐसा होगा तो मान लेंगे एगो पिलर यहाँ गाड़ेंगे, एगो बांस यहाँ गाड़ेंगे, एगो बांस यहाँ गाड़ेंगे, एगो बांस यहाँ गाड़ेंगे, तार लाएंगे, यहाँ से इसको लपटेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ ला देंगे, हो गया बाउंड्री। ठीक है, अगर कुछ खेत इस प्रकार का हो तो वृत्ताकार खेत हो, या फिर कोई कुआं वगैरह हो। मान लेते हैं सपोज मेरे पास कुआं है, उस कुआं को बाउंड्री करना है या फिर तार से लपेटना है, जैसे ये कुआं हो गया। ठीक है, ये सतह धरातल के नीचे हो गया, ये कुआं हो गया। अब इसको घेरना है चारों तरफ से, तो क्या करेंगे? तो इसको करना कुछ नहीं होगा, पता करना होगा कि इसकी लंबाई कितनी है। मतलब इसकी लंबाई नापने के लिए मान लेते हैं यहाँ पर हम रोकते हैं, यहाँ से घुमा दिए रस्सी, यहाँ लाए, यहाँ तक लगा दिए, तो इसकी कुछ लंबाई होगी कि नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। तो वृत्त के वक्र रेखा की लंबाई को परिधि या परिमाप कहते हैं। अब जब लंबाई इसकी पता करना हो तो देखिए, अगर हमारे पास रस्सी वगैरह नहीं हो तो हम कैसे पता करेंगे? तो अगर हमको ये लंबाई पता चल जाए कि यहाँ से जैसे ये वृत्त हुआ, हमें ये पता, अभी देखने पे ये लग रहा है ऐसा, लेकिन इसको जब इस टाइप से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार नजर आएगा। तो अगर मान लेते हैं ये इसका व्यास है, तो हम लोग यहाँ से एक केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या पता कर लेंगे, व्यास दिया होगा तो त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या के सहयोग से उसकी हम परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो परिधि ज्ञात पता हो जाने पर हमें ये पता चलेगा कि उसकी लंबाई क्या है। तो परिभाषा क्या कह रहा है कि वृत्त के वक्र रेखा की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग परिधि कहते हैं। मतलब ये जो वक्र रेखा की लंबाई है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। तो अगर इस रेखा की लंबाई को निकालना है तो मतलब वृत्त की परिधि ज्ञात करना पड़ेगा। तो वृत्त के परिधि क्या होता है? तो वक्र रेखा की लंबाई, वक्र मतलब क्या हुआ? घिरा हुआ, कर्व को हम लोग वक्र रेखा बोलते हैं। तो जो कर्व रेखा होता है उसकी लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। मतलब ये जो घेरा है ना, इस घेरा की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलेंगे? परिधि कहेंगे। इसकी कुछ फॉर्मूला वगैरह होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी दो बात पर है, त्रिज्या और परिधि। तो त्रिज्या कहने का मतलब क्या हुआ? केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जिसे r से डिनोट करते हैं। r बराबर d/2 होता है। परिधि क्या होता है? तो वक्र, वृत्त के वक्र रेखा मतलब घिरा हुआ रेखा की लंबाई को परिधि या परिमाप करते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे समझना है चाप क्या होता है। चाप, तो अभी देखिए वृत्त के वक्र रेखा की जो लंबाई होती है उसको हम लोग परिधि या परिमाप कहते हैं। तो उसी परिधि का एक खंड या एक टुकड़ा जो होता है ना, चाप कहलाता है। सपोज दैट ये वृत्त हुआ, इस वृत्त का केंद्र O हो गया। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र O हो गया। ये मान लेते हैं इतना दूर हम काट के निकाल दें। ठीक है, एक रोटी हुआ। सपोज दैट रोटी को अगर इस टाइप से हम दो भाग में, ये केंद्र हुआ O, अगर इस टाइप से हम दो भाग कर दें रोटी का,
तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा। ये 2 भाग करने पर ये हो गया अर्ध, ठीक है, अर्धवृत्त बन जाएगा। ये भी क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया, ठीक है। लेकिन क्या करें, अगर हम लोग इस वृत्त का अगर एक टुकड़ा इस टाइप से निकाल दें, ठीक है, या फिर कहें कि ये इस वृत्त को हम 4 भाग में बांट दें, या रोटी को 4 भाग में बांट दें। ये रोटी हुआ, इसका केंद्र ये होगा, इसका ये 2 भाग कर दिए तो अर्धवृत्त हो गया, और 2 भाग फिर से कर दे रहे हैं। मतलब जो भी ये आधा प्राप्त हुआ था, जैसे ये आधा प्राप्त हुआ, इसको भी 2 भाग कर दे। तो 2 भाग करने के बाद ये जो पोर्शन नजर आ रहा है, ये इसी को क्या बोलेंगे, तो इसी को बोलते हैं चाप। तो अगर गौर से देखिएगा, ये वृत्त है, इस वृत्त में इसको क्या कहा जाएगा, इसको चाप कहा जाएगा, ठीक है। तो चाप का परिभाषा क्या कह रहा है कि परिधि के, ये पूरा क्या है, तो ये पूरा परिधि है, तो परिधि के एक खंड या एक टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है चाप कितना बड़ा होगा, ये डिपेंड करता है कि यहाँ कितना डिग्री के का कोण है, उसका केंद्रीय कोण कितना है, मतलब इसको कितने भागों में काटा जा रहा है। अब जरूरी नहीं कि इसको 2 भाग में काटे, किसी की इच्छा होगी कि हम इसको भी इस टाइप से बांट दें, तो ये भी एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, चाप ही कहलाएगा, ठीक है। समझे तो ठीक, नहीं तो फिर देखिए, जैसे ये पूरा वृत्त हुआ, ठीक है, इसको आधा कर दिए, जिससे नीचे भी वृत्त था, ठीक है, तो इस आधा करके इसको हटा दिए, बचा ये, इसका केंद्र ये हो गया। अब इसको हम इस टाइप से 1 भाग 2 भाग कितने भाग में बांट लिए, 4 भाग में बांट लिए। तो प्रत्येक ये भाग जो होगा ये क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। ये भी चाप कहलाएगा, ये भी चाप कहलाएगा। अब डिपेंड करता है इसकी लंबाई के लिए, यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ कितना, टोटल कोण कितना होगा, तो टोटल 100, यहाँ पे 180 होगा, जिसमें से ये कुछ कोण होगा, ये भी कुछ कोण होगा, ये भी कुछ कोण होगा, ये भी कुछ कोण होगा, ठीक है। तो ये बात की बात है। तो बस इतना आपको समझना है कि चाप क्या होता है। तो वृत्त के परिधि, वृत्त का जो परिधि होता है उसके एक खंड मतलब एक टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख लीजिए, ओ ए बी में यहाँ ये जो ए बी है, ए बी वृत्त की क्या है, तो वृत्त की चाप की लंबाई है, लंबाई है। मतलब ये जो देख रहे हैं ये पोर्शन जिसपे आप रेड कलर से भी चल रहा है, ये पोर्शन ही क्या है, चाप। तो अगर इतना बात अगर समझ गए, ये सब बेसिक बात था, तो आगे अब फार्मूला पढ़ना है, फार्मूला पे हमें सवाल करना है। अब तक जो देख रहे हैं सब बेसिक बात है, एग्जाम से इसका कोई वास्ता नहीं है। बस हम कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट जो पढ़े हैं उसको अच्छे से माइंड में रखे रहिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछने की संभावना है। अभी पहले हम लोग बेसिक देखे हैं, यहाँ तक को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला, और फार्मूला पे जो भी अब तक पूछे गए सवाल है 20-30 प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे, उसी आधार पे आगे भी पूछने की संभावना है। चलिए, तो बेसिक के बाद अब चलते हैं आगे हम लोग। अब वृत्त, तो वृत्त में मुख्य रूप से 2 फार्मूला पढ़ना है। वृत्त की परिधि पढ़े ना, वृत्त की परिधि उसकी कुछ लंबाई होगा, तो वृत्त की परिधि का क्या फार्मूला है, कैसे लंबाई निकालेंगे। एक तो ये फार्मूला है। पूरा वृत्त का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। इस वृत्त में घास है, ये सब घास है, अगर कोई गाय को इसमें छोड़ देते हैं तो बताइए गाय वृत्त का इस इतना भाग का कितना क्षेत्रफल चर पाएगा, कितना घास चर पाएगा, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालते कैसे है, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। तो आप 9th में ये सब बात अभी पढ़े होइएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, फिर भी हम लिख देते हैं। सपोज दैट ये जो वृत्त है इसका केंद्र आपका O हो गया, इसकी त्रिज्या को हम लोग मान लिए R, ठीक है, O केंद्र वाला और R त्रिज्या वाला वृत्त है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि आप परिभाषा मतलब लिख लेंगे कॉपी में, ताकि आप रिवीजन मुख्य रूप से 2 हमको यही 2 चीज चाहिए। ये सब बात आम जाम ना भी लिखे तो भी अपना काम चल जाएगा, लेकिन आप लिख ले कि माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला वृत्त है, त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है। मान लिए कि माना कि ये O केंद्र और R त्रिज्या वाला वृत्त है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ये पहला फॉर्मूला हो गया। वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर इकाई। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हो गया। पहला वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर वर्ग इकाई। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर वर्ग इकाई, सॉरी वृत्त की क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर इकाई। ये क्या ये दोनों से सवाल एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल आता है, 100% सवाल पूछा जाता है। वृत्त का परिधि दे देगा, त्रिज्या निकालने के लिए कह देगा, वृत्त का परिधि दे देगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए कह देगा, वृत्त का व्यास दे देगा, परिधि निकालने के लिए कह देगा। मतलब घुमा फिरा कर सवाल आपको दिखाते हैं, बात समझ आइएगा। तो वृत्त में मुख्य रूप से दो फॉर्मूला पढ़ना है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको चाहे तो हम लोग व्यास के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आर के जगह पे dy2 डाल दे तो ये व्यास के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उतना करने की आवश्यकता नहीं है। बस अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, वृत्त की परिधि 2 पाई आर इकाई, इतना याद रखिएगा। चलिए आइए पहला सवाल देखिए, कब पूछा हुआ है, 2011 में पूछा हुआ है। ठीक है, अगर देखा जाए 2011 मतलब 2011 से लेकर हम प्रश्न चल रहे हैं 2025 तक। ठीक है, लगभग देख लीजिए 15-17 साल का सवाल हम लेकर चल रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। देखिए डायरेक्ट ये थ्योरी से क्वेश्चन हुआ, कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, मतलब क्या हुआ, सूत्र कहने का मतलब क्या, ये थ्योरी से क्वेश्चन है। अब जिसको फॉर्मूला याद होगा, सूत्र याद होगा, आसानी से बता पाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब कोई ऑप्शन है तो देखिए यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी, हो गया बात खत्म। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आइए इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न 2012, 22, 23 के अलावा नहीं पूछा हुआ, तो पूछा हुआ है, हम उतना ध्यान नहीं दिए। 2-3 साल यहाँ पे लिखे हैं, चाहते तो अभी यहाँ तक और आ जाता, 2-3 साल और पूछा हुआ है। इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि कोई वृत्त है, उस वृत्त का जो परिमाप, परिमाप कहने का मतलब परिधि, परिधि और क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है ना वो बराबर है। जैसे हम लिखते हैं, सपोज वृत्त का परिमाप लिखें, तो वृत्त का परिमाप क्या हो गया, 2 पाई आर इकाई, और वृत्त का क्षेत्रफल लिखें तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। तो यहाँ पे संख्यात्मक मान कौन हुआ, तो देखिए इसको बोलेंगे संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे मात्रक। ठीक है, अगर कोई क्षेत्रफल होगा तो कुछ उसकी वर्ग इकाई होगा, अगर कोई लंबाई होगा तो उसका कुछ ना कुछ इकाई होगा ना, कुछ ना कुछ तो मात्रक होगा, इतना मीटर, इतना सेमी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसी प्रकार अगर ये देखिएगा तो ये क्या है, संख्यात्मक मान, और ये क्या है, तो ये है मात्रक। तो अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब संख्यात्मक मान ही बराबर है, मात्रक कभी बराबर नहीं हो सकता है। वो इकाई और वर्ग इकाई कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। हाँ, संख्या बराबर हो सकता है कि वृत्त का परिमाप भी निकाले तो ये भी चार इकाई आ गया, ये भी आपका 4 इकाई आ गया, हो सकता है ऐसा। और वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, ये भी 4 इकाई आ गया, सॉरी 4 वर्ग इकाई आ गया, ये 4 वर्ग इकाई आ गया। तो मात्रक बराबर हो सकता है, मात्रक नहीं, संख्यात्मक मान बराबर हो सकता है, लेकिन मात्रक कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी तो वही कह रहा है कि संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब मात्रक बराबर नहीं है, तो हम भी संख्यात्मक को बराबर कर देते हैं, हो गया। इस सब बात को हटाते हैं, ये सब आपको बस समझाने के लिए किया हुआ था, इतना लामझाम। चलो, तो अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल बराबर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। अब दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर कर दीजिए। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर मतलब आर गुने आर, 2 आर, इधर 1 बार, तो स्क्वायर से ये आर कट गया, तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया आर, उधर क्या बच गया 2, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2, तो हो गया आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 मात्रक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप समझे होइएगा, इस सब को अच्छे से नोट्स कीजिएगा,
जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं सब 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए आगे देखिए। इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। यह प्रश्न 2021 में पूछा हुआ सवाल है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। मतलब वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दिया हुआ है और त्रिज्या पूछ रहा है, तो जब भी क्षेत्रमिति का सवाल सॉल्व करेंगे तो जो दिया हो ना उसी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और जो निकालना होगा उसी के सहयोग से निकालेंगे। तो परिधि दिया हुआ है और वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। IC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 पाई। अब सोचिए थोड़ा, पाई से पाई कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 बार, तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया आर और इधर क्या बच गया 2, तो आर का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसीलिए आपको हम इस टाइप से बनाकर दिखा दिए हैं। सब्जेक्टिव होता तो थोड़ा बहुत लिखते, तो इसका आंसर हो गया ये 2 मीटर। आगे आइए, आगे देखिए 2023 में पूछा हुआ सवाल है, क्या कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आर का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेमी, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा। पाई के जगह पे 22/7 चिपका दीजिए और आर के जगह पे 14 गुने 14 कर दीजिए। 7 से 14 काटिएगा 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 22 गुना कितना हो गया, तो 22 गुना कहिएगा 44 हो गया, गुने 14 हो गया, तो 14 गुने 4, 14 चौक हो गया 56 का 6, और फिर 14 गुने 4 56, और 56 और 5 कितना हो जाएगा, 56 5 61 हो गया। ठीक है, तो उसमें देखिए कोई और ऑप्शन है तो बिल्कुल 616 सेमी स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेमी स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि मात्रक सेमी है, तो क्षेत्रफल निकालें तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, तो बिल्कुल पूछा जाता है। ये देखिए ये लिखा तो हुआ है साल, आप जाकर मिला लीजिए, अपने मन से थोड़ी चिपकाए हुए हैं। आप जाकर ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक के लिए जाकर देखिए, या किसी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक के लिए, या पीछे आपके कोई बड़े पढ़े हों दीदी भैया या आपके कोई भी रिलेटिव, उससे क्वेश्चन बैंक लीजिए और मिलाकर देखिए 2023 में सवाल पूछा होगा। आगे आइए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी 2023 में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। 23 में पूछा हुआ है, ये भी 23 में पूछा हुआ है कि त्रिज्या 14 सेमी दिया हुआ है, तो यहाँ बोल रहा है क्षेत्रफल और यहाँ बोल रहा है परिधि। तो क्या ये दोनों साल पूछा हुआ है, तो हो सकता है, क्योंकि आपकी एग्जाम जो होता है 2 पाली में होता है, फर्स्ट पाली सेकेंड पाली, तो हो सकता है फर्स्ट पाली में वो पूछ दिया और सेकेंड पाली में ये पूछ दिया हो। तो इस सवाल को आप खुद से सॉल्व कीजिए, परिधि निकालना है, इसको खुद से सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि आंसर क्या आया। ठीक है, चलिए, बिल्कुल परिधि होता है 2 पाई आर, आर के जगह मान चिपकाइए, निकालिए। चलिए, इस सवाल को देखिए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब तक जो भी देखे हैं सब ऑब्जेक्टिव था। वृत्त में मात्र अब 2 ही फॉर्मूला पढ़े हैं, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए कितना सवाल बन गया। ये 2017 में पूछा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है सुनिए, कि एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का मतलब आपको पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर में जब तक आर नहीं पता होगा तब तक परिधि क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। मतलब यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया कि इस परिधि के सहयोग से आपको पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो इसको हल करने के क्रम में ना, जब भी क्षेत्रमिति का सवाल आप सॉल्व करेंगे 20 से 30 सेकेंड लगेगा फिगर बनाना में। अगर मान लेते दीर्घ का भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय लगेगा 40 से 50 सेकेंड फिगर बनाने में। तो फिगर कंपलसरी बनाइएगा फिगर। तो इस टाइप से एक वृत्त बना दिए, इसका केंद्र O हो गया, इसकी त्रिज्या को मान लिए R। ठीक है, चलिए, तो बनाने के क्रम में लिखेंगे माना कि, अगर ये बात ना भी लिखते तो भी चल जाएगा, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। अगर लिख ले माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर R सेमी, तो अच्छी बात है। नहीं लिखे तो डायरेक्ट ये लिखना होगा, यहाँ वृत्त की परिधि, क्योंकि 2 अंक का सवाल है तो आप उड़ा सकते हैं, यही 25 नंबर ही होता, तो इस टाइप से नहीं उड़ाने देते आपको हम। वृत्त की परिधि बराबर 88 सेमी। और वृत्त की परिधि हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर हो गया 88 सेमी। अब काट छाट कीजिए, 2 से काटिए, ये कट गया 44। पाई का वैल्यू डालिए, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 44 सेमी। 22 से 44 काटेंगे, 2 बार में कट गया, ये 7 गुना भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो आप बोल सकते हैं आर बराबर 7 गुना 14 सेमी। अब ये आर का मान निकल गया।
अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो लिखिए, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू क्या आया है, तो कहिएगा 14। तो कर दीजिए 14 गुने 14, ठीक है। 7 से 14 कटेगा 2 बार, 22 गुना कितना हो गया, 44 गुने 14। 44 गुने 14 गुना कीजिएगा, तभी जस्ट गुना किए थे, कितना आया था 616 सेमी स्क्वायर। हो गया, सवाल बन गया। तो वृत्त से दो सूत्र पर है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, और इतना सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। वृत्त का हो गया खेल खत्म। अब चलते हैं अर्धवृत्त के तरफ। अर्धवृत्त आपको हम पहले ही बता चुके हैं, एक वृत्त हुआ रोटी, उसको 2 टुकड़ा कर दीजिए केंद्र से बीचों बीच, तो दोनों टुकड़ा क्या कहलाएगा, एक एक अर्धवृत्त कहलाएगा। तो अर्धवृत्त का परिभाषा आप समझ चुके हुए हैं। अर्धवृत्त में मुख्य रूप से 3 फॉर्मूला पढ़ना है। ये आपका एक अर्धवृत्त हुआ जिसका केंद्र ये आपका O हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये त्रिज्या हुआ। तो इसमें 3 फॉर्मूला पढ़ना है। 2 फॉर्मूला वृत्त के जैसा कॉमन है, जैसे वृत्त में पढ़े थे वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ करना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा वहां पढ़े थे और वृत्त की परिधि, यहाँ पढ़ना है अर्धवृत्त की परिधि। तीसरा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, अर्धवृत्त का परिमिति। इस पे हम चर्चा बाद में करते हैं। देखिए भाई, वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसी प्रकार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जब वृत्त को आप आधा किए हैं तो उसके क्षेत्रफल को भी आधा कर दीजिए, परिधि को भी आधा कर दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आप पढ़ रहे हैं अर्धवृत्त, तो बटा 2 कर दीजिए, हो गया। कटने उठने वाला है तो नहीं कटने वाला है, तो आप बोल सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 वर्ग इकाई। अगर आप चाहें तो इसको व्यास के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं, आर के जगह पे d/2 चिपका दीजिए, निकल जाएगा। चलिए, अर्धवृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, अर्ध है तो बट्टा 2 कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल पाई आर। तो आप इसको बोलेंगे पाई आर इकाई। तो आप 2 फॉर्मूला पढ़ें, 2 फॉर्मूला में क्या देखें, एक देखें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 इकाई। अब फिर दूसरा देखिए अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गया, तो अर्धवृत्त की परिधि हो गया ये पाई आर इकाई। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए किए थे, ठीक है। चलिए, हालांकि कॉपी में सब बात लिखिएगा इसी क्रम में। अब तीसरा है अर्धवृत्त की परिमिति। परिमिति क्या मतलब, तो परिमिति, परिधि कहने का मतलब ये था, ये वृत्त था, ये इसका व्यास था, व्यास के बीचों बीच इसको काट दिए तो दोनों अर्धवृत्त बन गया। तो परिधि कहने का सेंस ये इस वाले पोर्शन से था, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि ये पूरा का वैल्यू बताइए क्या होगा, मान लेते किसी को खेत है, वो खेत का आकार ये रोड हो गया, ये ना होकर खेत है, अब उसको करना है बाउंड्री, अब चारों तरफ से चाहे घेरा करना है या तार वगैरह लगाना है, तो ये तो समझ आ रहा है कि ये परिधि है अर्धवृत्त का, लेकिन ये क्या होगा, तो ये व्यास था, और परिधि और व्यास को सम्मिलित रूप से कर दे तो ये क्या बन जाता है, परिमिति बन जाता है। इसको क्या बोलेंगे, परिमिति बन जाएगा। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि इस अर्धवृत्त की परिधि में, अर्धवृत्त की परिधि में क्या कर रहे हैं, इस व्यास बोलिए, या नहीं तो इसको अगर केंद्र O करके ये त्रिज्या और ये त्रिज्या को दोनों को जोड़ दीजिए, निकल गया पूरा वैल्यू, ठीक है। मतलब तार की लंबाई याद करने में सहूलियत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सुनिए, अगर इसकी त्रिज्या को R, यहाँ पे हम नामकरण कर दे, ये A और ये B हो गया, तो अगर ये त्रिज्या है तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी त्रिज्या ही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या। तो अर्धवृत्त की परिमिति बराबर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि। इस सब बात को नोट कीजिएगा कॉपी में, इसी प्रकार अर्धवृत्त की परिधि प्लस OA प्लस OB, ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिधि तो देख रहे हैं कितना है, पाई आर, तो पाई आर हो गया, प्लस OA का वैल्यू R इकाई, OB का वैल्यू R इकाई, आर कितना हो गया 2R, तो पाई आर का हो गया पाई आर,
आर जोड़ आर कितना हो गया 2r। इस दोनों में कॉमन देखिएगा तो आर कॉमन आ रहा है। अगर आर को हम बाहर निकाल दें, इसमें से भी और इसमें से भी आर को बाहर निकाल दें, तो आर बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा पाई, ये तो बाहर निकल गया +2, मतलब पाई प्लस टू इकाई। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या निकला, अब सुनिए बात से, कि अर्धवृत्त का परिमिति बराबर r इंटू पाई प्लस 2 इकाई। तो अर्धवृत्त में 3 फार्मूला पढ़े, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, अर्धवृत्त की परिधि πr और अर्धवृत्त की परिमिति r इंटू पाई प्लस 2। क्या ये तीनों फार्मूला से सवाल आता है? तो बिल्कुल आता है। वृत्त में 2 फार्मूला, अर्धवृत्त में 3 फार्मूला, 3 2 5 फार्मूला पढ़े। अब इस फार्मूला के आधार पे सवाल को सॉल्व करेंगे जैसा कि पीछे किए हैं। आइए सवाल देखिए क्या कह रहा है। 2023 में पूछा हुआ सवाल है। प्रश्न कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास दिया हुआ है 14 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास कहने का मतलब d दिया हुआ है 14, तो आप आसानी से r निकाल लेंगे और r निकाल कर उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और आप बताए थे कि क्षेत्र मतलब फिगर जरूर बना लीजिएगा। तो इस टाइप से ये कर दिए, ये इसका केंद्र हो गया, ये पूरा दिया हुआ है 14 सेमी, ठीक है, फिगर बना दिए। चलिए पहले लिखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है, तो हमें d का वैल्यू दिया हुआ है व्यास, तो यहाँ d बराबर 14 सेमी, तो इसीलिए r बराबर क्या होगा d/2, मतलब 14/2, 2 से ये कटेगा 7 बार, तो कितना आ गया 7 सेमी आ गया। अब ये जैसे निकल गया, आप क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए एक अर्धवृत्ताकार खेत है, तो इसीलिए अर्धवृत्ताकार, भाषा का ख्याल रखिएगा, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर πr²/2। तो पाई का देखिए ये 1/2 का ये 1/2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू क्या निकला है, तो कहिएगा 7, तो r² है तो 7 गुना 7 कर दीजिए, 2 से 22 कटेगा कितना हुआ 11 बार, 7 से 7 कट गया तो 11 सतह कितना हो गया 11 सतह 77 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप से आप बनाइएगा, बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। 2 अंक का सवाल है, 2 में 2 अंक मिला। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले, परिमिति मतलब क्या हुआ r इंटू पाई प्लस 2 निकालना है। इसके लिए त्रिज्या का पता होना चाहिए। यदि इसका व्यास 24 सेमी है, 2022 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसको अगर हम हल करते हैं तो सबसे पहले हमें व्यास दिया हुआ है कितना 24, तो लिखेंगे यहाँ d बराबर 24 सेमी, तो जैसे d का मान 24 है इसीलिए r बराबर क्या होगा आधा 12 सेमी। तो आपको क्या निकालना है परिमिति, तो इसीलिए अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, अब पूरा बात लिखिएगा, ठीक है, हम बस आधा ही लिख रहे हैं क्योंकि आगे भी सवाल को सोल्व करना है। अब पूरा लिखिएगा, इसीलिए अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2, r के जगह पे क्या डालिएगा 12, r के जगह पे 12, अब पाई के जगह पे 22/7, अब प्लस हो गया 2, यहाँ ना कुछ 1 दे दीजिए, 12 का हो गया 12, 1 7 का लसा लीजिएगा 7 हो जाएगा, 7 से 7 भाग दीजिएगा एक बार, तो 22 से कहीं हो गया 22, प्लस 1 से 7 भाग दीजिएगा 7 बार, 7 दूना हो गया 14। इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा भाई 12 गुने 22 और 14 को जोड़िएंगे तो कितना हो जाएगा 36 और गुने 7। अब इसका गुना वगैरह करके लिख लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। क्या समझे, ठीक है, व्यास दिया था, परिमिति निकालना था, लगा दिए, आर का वैल्यू निकाले, जो फार्मूला होता है फार्मूला लिखे, मान चिपकाए, सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, आ गया आंसर। चलिए आगे देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या कह रहा है सो देखिए। 2024 में पूछा हुआ है इसी टाइप का सेम सवाल, देखिए बहुत बार पूछा हुआ है इस टाइप का सवाल। अब सबको लिखेंगे तो बहुत सवाल बन जाएगा, ठीक है, लिमिटेड सवाल लेना रहता है। अब यहाँ के जगह पे कभी किसी साल 6 सेमी कर दिया हुआ है, तो किसी साल 12 सेमी कर दिया हुआ है, किसी साल 3r कर दिया हुआ है। अब जाकर क्वेश्चन बैंक में देखिएगा सेम यही बात लिखा हुआ, सब कुछ यही है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा।
तो अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहिएगा परिमिति का फॉर्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2। अब k से भी त्रिज्या कह रहा है तो r के जगह पे क्या होगा? तो r के जगह पे k चिपका दीजिए, तो k इंटू पाई प्लस 2 हो गया, निकल गया। देखिए कोई ऑप्शन है? तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी को देखिएगा, तो k इंटू पाई प्लस 2 या पाई प्लस 2 इंटू के बोले या k इंटू पाई प्लस 2, बात देखिए ऑप्शन डी हो गया। अगर k के जगह पे यहाँ पे 6 होगा तो क्या हो जाता? 6 इंटू पाई प्लस 2। अगर 3r होता, 3r त्रिज्या वाले, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता? 3r इंटू पाई प्लस 2। मतलब यहाँ पे कुछ भी दे, बस आपको पता होना चाहिए कि परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है। परिमिति का फॉर्मूला ये होता है, मान चिपकाइए, आंसर आपके सामने। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए 2016 में पूछा हुआ सवाल है, आगे भी पूछा हुआ है। यहाँ पे हम 2016 के अलावा आगे नहीं लिखे। देखिए ये जो अर्धवृत्त होता है ना, इस अर्धवृत्त में अगर हमको कोण बनाएंगे इसके परिधि पे, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, ये हमेशा समकोण बनता है। ठीक है, मतलब अर्धवृत्त के अंदर अगर हम लोग ट्रायंगल बनाए तो इसके अंदर जो कोण बनेगा वो हमेशा समकोण बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्धवृत्त का को जो कोण होता है हमेशा वो कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसको नोट देकर इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए फिगर भी उतार लीजिएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन। तो अब तक दो बातें पढ़ लिए, वृत्त अर्धवृत्त हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से फिर नया टॉपिक आ गया, एक केंद्रीय वृत्त। एक केंद्रीय वृत्त या सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? देखिए एक केंद्रीय, नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है? जिसका केंद्र एक हो। सकेंद्रीय, जिसका केंद्र एक हो। तो वैसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक होगा बट त्रिज्या अलग होगा, उसे हम लोग बोलेंगे सकेंद्रीय वृत्त। जैसा कि फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो वृत्त आपको नजर आ रहा होगा, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। इसके बीचों बीच मान लेते हैं यहाँ पे केंद्र हो गया, केंद्र O हो गया। दोनों का केंद्र एक ही है। मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ O केंद्र वाला एक वृत्त खींचे, इसी केंद्र को लेकर एक और वृत्त खींच दिया, तो ये सकेंद्रीय वृत्त हो गया। दोनों वृत्त का जो केंद्र है ना, वो दोनों वृत्त का केंद्र यही है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। अब क्या कह रहा है सो देखिए, परिभाषा इसका देखिए क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, कि वे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो किंतु त्रिज्याएं भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो। चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्त आपको दिख रहे होंगे जिनका केंद्र उभयनिष्ठ O है, केंद्र दोनों का O उभयनिष्ठ केंद्र है, और इनकी त्रिज्याएं OA और OB है। सपोज हम कर लेते हैं OA और OB। जैसे ये देखिए, ये हो गया आपका OA बोल दीजिए, ये इससे इसको मिला लीजिए, ये B हो गया, OB हो गया। अब देखिए ये बड़का वृत्त का त्रिज्या है, गौर से देखिएगा, तो ये बड़का वृत्त का त्रिज्या है तो इसको बोलेंगे कैपिटल R। ये छोटका वृत्त का त्रिज्या है, अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या, तो इसको बोलेंगे स्मॉल r। ठीक है, तो इसी को अब देखिए यहाँ पे, ये सकेंद्रीय वृत्त के अंदर आपको एक खाली स्थान नजर आ रहा होगा। जैसे ये वृत्त हुआ, ये वृत्त हुआ, इसके अंदर एक और वृत्त हुआ, तो इसके बीच ये जो गैप नजर आ रहा है ना, इस गैप का क्षेत्रफल पूछेगा कि इस गैप का क्षेत्रफल बताइए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। देखिए एक फिगर बन गया, अगर इस आकृति को क्या बोलेंगे तो इसको बोलेंगे वलय। और आपसे पूछ देगा कि इस खाली वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए। अगर दो वृत्त है, इसके बीच जो ये रास्ता है, बोल देगा रास्ता, इसका क्षेत्रफल बताइए, इसको बोलेंगे वलय। देखिए ये फॉर्मूला है, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रिंग। अब इस वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो क्या करें हम, अगर इस पूरे वृत्त में से, पूरे वृत्त करने का मतलब क्या हुआ? पूरा आ गया, ये पूरा समाहित हो गया। बड़का वृत्त में से अगर हम छोटका वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे, नजर आ रहा है, छोटका का घटा दे, तो ये जो बाहर नजर आ रहा है ड्राइंग, उसी का क्षेत्रफल निकलेगा। देखिए ये बड़का हो गया और ये छोटका हो गया। बड़का मतलब ये हमको निकालना है, ये बूंदा बूंदी जहाँ दे रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है, नजर आ रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है जहाँ पे हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करें, ये पूरे में से, ये बड़का वृत्त मतलब क्या हुआ, ये बड़का वृत्त मतलब ये पूरे का क्षेत्रफल हो गया, पूरा का क्षेत्रफल। इस पूरे के क्षेत्रफल में से अगर ये क्षेत्रफल हम घटा दें, ये वाला, तो देख रहे हैं ये जो बाहर आप बच रहा है, ये बाहर, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो
तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका क्षेत्रफल का कैसे परिभाषा करेंगे, तो वृत्ताकार वलय का जो क्षेत्रफल होगा इसके लिए क्या करना होगा, बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। बाहरी वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, भीतरी वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। तो वृत्ताकार वलय का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा ये होगा बाहरी वृत्त माइनस भीतरी वृत्त। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। तो गौर से देखिए भाई, अब वृत्त बाहरी हो, भीतरी हो, मझला हो, सजला हो, छोटा हो, बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अगर त्रिज्या बाहरी का है तो कैपिटल आर है, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर होगा। भीतर का है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। बस त्रिज्या पर डिपेंड करता है। तो देखिए बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या बड़ा है। और भीतरी का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या भीतरी वाला छोटा है। दोनों में देखिएगा तो पाई कॉमन है, पाई को बाहर निकाल दीजिए, निकल गया फॉर्मूला। तो अगर पाई कॉमन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो गया वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। वृत्ताकार वलय का जो क्षेत्रफल है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या इस पे सवाल आता है, तो बिल्कुल आता है। देखिए सवाल पूछा हुआ आपके एग्जाम में, कब पूछा हुआ है, तो 2022 में पूछा हुआ सवाल है कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः, ये हो गया बाहरी और ये हो गया एवं, यहाँ पे लिख लीजिए ना, एवं कैपिटल आर छोटा हुआ है, एवं कैपिटल आर। तो ये बाहरी का हो गया कैपिटल आर और भीतरी का हो गया स्मॉल आर। तो वलय का क्षेत्रफल बताइए भाई। अभी देखें वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देख लीजिए कोई इसमें ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ सी नजर आ रहा है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट थ्योरी पे सवाल था, फार्मूला पे। इस सवाल को देखिए 2022 में पूछा हुआ सवाल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, एक वलय की बाहरी मतलब कैपिटल आर और भीतरी मतलब स्मॉल आर त्रिज्या 21 और 23 और 21 सेमी है। तो क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाले। तो बना दीजिए, पहले फिगर बना लीजिए, इस टाइप से दो वृत्त बना दीजिए और यहाँ पे केंद्र O कर दीजिए और भीतरी के लिए स्मॉल आर कर दीजिए और बाहरी के लिए कैपिटल आर कर दीजिए। स्मॉल आर बराबर लिख लीजिए 21 सेमी और कैपिटल आर बराबर कर दीजिए 23 सेमी। हो गया, फिगर ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे हल लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ सीधा लिखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर बराबर 23 सेमी कॉमा स्मॉल आर बराबर 21 सेमी। इसीलिए वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना हो गया 23, तो 23 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब इसको बढ़ा दीजिए, 22/7 23 के जगह पे वो कितना हो जाएगा 529 और 21 के जगह पे 441। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आप खुद से घटा बढ़ा के काट छाट लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। तो अब तक 3 टॉपिक पढ़े, वृत्त, अर्धवृत्त और वलय। अब यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिज्यखंड। हमेशा सवाल आता है ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव आना फिक्स, इस बात को ध्यान रखिए। ये त्रिज्यखंड क्या होता है पहले समझना पड़ेगा। त्रिज्यखंड क्या होता है, क्योंकि त्रिज्यखंड का बेसिक में तो आप चर्चा नहीं किए, तो पहले त्रिज्यखंड समझिए क्या होता है। अब सुनिए थोड़ा गौर से। कोई रोटी है, रोटी में जब आप चाप समझ रहे थे तो उस समय जो हम बता रहे थे वही प्रोसेस यहाँ भी है। तो रोटी को अगर हम 2 टुकड़ा कर देते हैं बीचों बीच से, तो वो बन जाता है अर्धवृत्त। उसी टुकड़ा में से 2-3 टुकड़ा कर देते हैं चाप के लिए जो समझे थे, उसी एक टुकड़ा को निकाल ले तो वही बन जाता है त्रिज्यखंड। बात समझे तो गुड, नहीं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे ये वृत्त हुआ, बड़ी बकलोल वृत्त बना, जैसे यहाँ पे देखिए ये वृत्त हुआ या रोटी हुआ, इसका केंद्र O हो गया। इसको 2 आधा हम कर दिए इस टाइप से, इस भाग को मिटा दीजिए। चलिए, तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया।
अब इस अर्धवृत्त में से इसका केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं O है, इसको और एक भाग कर देते हैं आधा आधा, इसको भी मिटा दीजिए। ठीक है, तो अब जो ये भाग आपको प्राप्त हुआ इसी को क्या बोलेंगे, तो इसी को बोलेंगे त्रिज्यखंड। अगर गौर से देखिएगा तो इसी को त्रिज्यखंड बोलेंगे। इसी को यहाँ से पकड़िए ऐना सीधा कर दीजिए तो आकृति कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो त्रिज्यखंड क्या हो रहा है कि कोई भी वृत्त है उसमें से एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, मतलब उसका जैसे यहाँ वृत्त हुआ, इसका केंद्र हुआ O हो गया, यहाँ से इस प्रकार का एक टुकड़ा निकाल देते हैं, जैसे पिज्जा वगैरह खाते हैं तो उसका एक टुकड़ा निकालते हैं, सेम उसी टाइप से। तो यहाँ कुछ ना कुछ डिग्री का कोण बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा, क्योंकि पूरा केंद्र पे कितना डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री। इस 360 डिग्री में से आप इतना निकाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ कोण होगा, तो बिल्कुल होगा। ये क्या कहला रहा है, तो ये केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये क्या है, त्रिज्या है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, मतलब ये थीटा है, ये आपका त्रिज्या है। और आपको निकालना है इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल। ये बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब समझिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो लिखेंगे। अब इस त्रिज्यखंड में दो टाइप का त्रिज्यखंड होता है, एक होता है लघु, एक होता है दीर्घ। दीर्घ का मतलब आप समझ रहे हैं, दीर्घ कहने का सेंस यहाँ पे बड़ा हो गया और लघु कहने का सेंस यहाँ पे छोटा हो गया। ये सब बात लिख लीजिएगा, भाषण इसी नहीं दे रहे, सब बात को अच्छे से लिखिएगा। अब इस फिगर में गौर से देखिएगा ना, इस फिगर में अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें लघु दीर्घ आपको नजर आएगा। ये जो पोर्शन देख रहे हैं जिसपे ये इस टाइप से चितरंगी कलर कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। काहे दीर्घ बोलेंगे, अगर इसको हम मिटा दें, ये आपका लघु हो गया, इसको हम अगर मिटा दें, इसको काट कर निकाल दें बाहर, इसको काट के बाहर निकालने के बाद जो शेष नजर आ रहा है, जैसे इसको काट के निकाल दिए, इसको यहाँ से काट के हम यहाँ निकाल दिया इसका मार्क कलर चेंज करते हैं, इसको काट के हम निकाले, कुछ इस प्रकार निकल गया बाहर। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये भी कोण पूरा शेष रह गया और ये भी कुछ बाहर निकल गया, तो ये थीटा हो गया। ये तो त्रिज्या है ही, तो ये त्रिज्या ही था, तो इसको फिर से उसमें लगा देंगे तो पूरा वृत्त बन गया, और बाहर निकाल दिए तो ये कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। एग्जाम में क्या दोनों पूछता है, तो बिल्कुल दोनों पूछता है। अगर सुनिए अब एक और बात, अगर इस लघु शब्द का चर्चा न करे, सीधे कह दे त्रिज्यखंड, तो भी लघु त्रिज्यखंड का चर्चा हुआ। अगर उसको दीर्घ पूछना होगा ना, तो वहां लिखेगा क्लियरली दीर्घ त्रिज्यखंड, तभी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अन्यथा सीधे त्रिज्यखंड लिखा रहे तो सीधा त्रिज्यखंड लिखे या फिर लघु त्रिज्यखंड लिखे, बात एक ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दीर्घ का चर्चा अगर उसको दीर्घ पूछना होगा तो क्वेश्चन में लिखेगा दीर्घ, तभी दीर्घ का निकालेंगे। सीधे बोल रहा है त्रिज्यखंड, मतलब लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड बोले या त्रिज्यखंड में दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस फिगर में लिख लीजिएगा, ये सब बात अपना अपने अकॉर्डिंग सजाकर लिख लीजिएगा। मतलब त्रिज्यखंड में दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ना होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का। अगर हम क्या करें, इसको उठाकर फिर से उसमें सटा दें, इसको उठाकर फिर से उसमें सटा दे तो इस प्रकार का आकृति बन जाएगा, पूरा हो गया वृत्त। इसको हटा दें तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु का पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, और दीर्घ का समझ आ रहा है कि पूरा में से, इस पूरा में से अगर ये लघु वाला घटा दें, ये लघु वाला हटा देते हैं, अगर लघु वाला हटा दे, ई वाला पोर्शन अगर हटा दे तो दीर्घ का क्षेत्रफल निकल रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं लघु त्रिज्यखंड का, सबको हम मिटाते हैं। ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग उतार लिए हुईगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, नहीं उतारे हैं तो उतार जरूर लीजिएगा। चलिए, तो एगो हम लघु त्रिज्यखंड निकाले हैं, जिसका नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम दे देते हैं, चलिए ये आपका ओ ए बी, वृत्त से काट कर बाहर निकाल दिए,
ये इसकी त्रिज्या होगी r और ये हो गया थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि O केंद्र वाले वृत्त तथा r त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्रीय कोण थीटा है। तो अब हमें पहला फॉर्मूला देखना है त्रिज्यखंड में भी। अब त्रिज्यखंड में भी सीधे त्रिज्यखंड लिखा रहा है या फिर लघु त्रिज्यखंड लिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का दोनों का मतलब एक ही हो गया, त्रिज्यखंड लिखे या फिर लघु त्रिज्यखंड लिखे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, इतना वर्ग इकाई। ये किसका फॉर्मूला हुआ? तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड बोले या फिर त्रिज्यखंड का बोले। चले, दोनों का नाम एक ही है, त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है ये हो गया पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ये पहला समझ लीजिए। दूसरा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सुनिए, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बोले कि पूरे वृत्त है, उस वृत्त में से ये लघु हो गया, तो पूरे वृत्त में से क्या कीजिए, लघु वाला पोर्शन क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए। इसको हटा देंगे तो आप देख रहे हैं ऊपर वाला पूरा नहीं, पूरा का पूरा ऊपर दीर्घ त्रिज्यखंड बच गया। इसको अगर हम हटा दिए, काट कर निकाल दिए, तो क्या बच गया? तो बच गया क्या? तो ऊपर बच गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये लघु का क्षेत्रफल कर दीजिए, निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब एक बात यहाँ पे क्लियर सुन लीजिएगा, कुछ न कुछ आपको ये त्रिज्या भी दिया रहेगा, कुछ केंद्रीय कोण भी दिया रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया रहेगा, दिया रहेगा। r और थीटा दोनों दिया रहेगा, न दिया हो तो निकालना पड़ेगा, लेकिन हमेशा जब भी आप एग्जाम पूछेगा दिया रहेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का होता है पाई r स्क्वायर, और लघु त्रिज्यखंड का तो क्या देखे हैं, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। आप इतना पे रखना चाहते हैं तो इतने पे रख लीजिए, या नहीं तो कॉमन उमन निकालना चाहते हैं तो कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों में अगर गौर से देखिएगा तो पाई r स्क्वायर इसमें भी है, पाई r स्क्वायर इसमें भी है। आप चाहे तो पाई r स्क्वायर निकाल दीजिए। पाई r स्क्वायर पूरा निकल गया तो इसके जगह पे एक माइनस पाई r स्क्वायर गया बाहर, तो थीटा बटे 360 बच गया, ब्रैकेट बंद। तो आप चाहे तो ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है। पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 या पाई r स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा बटे 360। इसको और तोड़ेंगे, एक और इसका बटा वर्ग घटाव करके तो ये और छोटा हो जाएगा। तो बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर दीजिएगा। क्या हो गया, त्रिज्यखंड खत्म? तो नहीं, अभी त्रिज्यखंड में इस चाप का लंबाई पढ़ना पड़ेगा। ये जो चाप है, इस चाप की लंबाई का क्या होगा सूत्र, इस चाप की लंबाई का पढ़ना पड़ेगा। इसकी परिमिति मतलब इस सब को जोड़ दीजिए, इसका फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, दो फॉर्मूला हुआ, आगे आइए। चाप की लंबाई देखिए, यहाँ पे फिर से वही वृत्त है, अगर गौर से देखिएगा तो फिर से वही आपके सामने वृत्त नजर आ रहा होगा। देखिए वही ये आपका ओ ए बी वृत्त का एक भाग निकल गया, जिसका केंद्रीय कोण ये आपका थीटा हो गया और ये त्रिज्या आपका आर हो गया। अब चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कहने का सेंस ये ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, ये चाप की लंबाई ए बी। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए भी आपको थीटा और आर का जरूरत पड़ेगा, ये आपको सवाल में दिया रहेगा कि किसी वृत्त का त्रिज्या इतना सेमी है तथा केंद्रीय कोण इतना डिग्री है, तो चाप की लंबाई का वैल्यू ज्ञात करें। तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है 3 नंबर ये हो गया, ये होता है पाई आर थीटा बटे 180 होता है, चाप की लंबाई का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है, तो पाई आर थीटा बटे 180 इकाई होता है। लंबाई है ना, तो कुछ ना कुछ मात्रक होगा।
चलिए, ये आपका चौथा हो गया त्रिज्य खंड की परिमिति। तो परिमिति मतलब क्या, सबको जोड़ दीजिए। तो ये परिधि का एक टुकड़ा हुआ, नजर आ रहा है, ये परिधि का एक टुकड़ा हुआ, और ये दोनों क्या है, तो ये दोनों त्रिज्या है। मतलब इस चाप की लंबाई को जोड़ लीजिए और ये दोनों त्रिज्या को जोड़ दीजिए, निकल गया त्रिज्य खंड का परिमिति। तो त्रिज्य खंड की परिमिति बराबर आप क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड की परिमिति बराबर चाप की लंबाई और प्लस OA प्लस OB। मतलब इस चाप की लंबाई को जोड़ दीजिए और ये OA को जोड़ लीजिए और OB को जोड़ लीजिए, पूरा परिमिति निकल गया। तो चाप की त्रिज्य खंड की परिमिति बराबर लिखेंगे चाप की लंबाई प्लस OA प्लस OB, जिसका जो वैल्यू है चिपकाइए। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला देखे हैं, पाई आर थीटा बटे 180। OA का वैल्यू भी आर है, OB का वैल्यू भी आर है। आर कितना होगा, 2R। तो हो जाएगा पाई आर थीटा बटे 180 और प्लस हो जाएगा 2R। दोनों में से आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है, आर को कॉमन निकाल देंगे। अगर आर कॉमन निकल जाएगा तो ये बच जाएगा पाई थीटा बटे 180, आर गया बाहर, बच गया 2, इतना इकाई। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, तो ये फॉर्मूला बन गया त्रिज्य खंड की परिमिति का। त्रिज्य खंड की परिमिति का सूत्र क्या होगा, तो r इंटू पाई थीटा बटे 180 प्लस 2। त्रिज्य खंड में टोटल 4 फॉर्मूला आप देखें, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। उसी को सोल्व किए थे, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल कर। तीसरा चाप की लंबाई, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर थीटा बटे 180। चौथा त्रिज्य खंड की परिमिति r इंटू पाई थीटा बटे 180 प्लस 2, ठीक है, r इंटू पाई थीटा बटे 180 प्लस 2, इतना इकाई। तो त्रिज्य खंड में ये टोटल 4 फार्मूला ध्यान रखना है। अब तक आप टोटल कितने फार्मूला देखे हैं, वृत्त में देखे हैं 2 फार्मूला और अर्धवृत्त में 3 फार्मूला, टोटल 5 फार्मूला। एक वलय रहे हैं 6 हो गया और 4 ये हो गया, टोटल अब तक 10 फार्मूला आप देख चुके हैं। चलिए इससे सवाल आप देखते हैं। इस सवाल से पहले थोड़ा नोट पॉइंट देख लीजिए। ये नोट पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा। कहिएगा कैसे, तो देखिए आप याद रखेंगे कि घड़ी में मिनट की सुई के द्वारा केंद्र पर 1 मिनट में बनाया गया कोण जो होगा 6 डिग्री। ये घड़ी में मिनट का है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मिनट के सुई के द्वारा, मिनट के सुई के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बोल रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है कि घड़ी में घंटे के सुई के द्वारा, घंटे के सुई के द्वारा केंद्र पर 1 घंटा में बनाया गया कोण 360 डिग्री। ये 2 नोट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए उसको हम समझते हैं कि कैसे 6 डिग्री हुआ, कैसे 360, कैसे 30 डिग्री हुआ। आइए पहले 1 नंबर को हम लोग क्लियर करते हैं। अगर 1 नंबर को समझते हैं, ये घड़ी हुआ, ये घड़ी का केंद्र O हो गया, ठीक है। चलिए इस केंद्र को हटाइए। अब घड़ी में यहाँ होगा 12, 3, 6, 9, फिर 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये मिनट का सुई हो गया। अभी मिनट का जो सुई है ना, ये मिनट का सुई, ये मिनट के लिए देख रहे हैं। अभी जो मिनट का सुई है ना, अभी 12 पे है, अभी ये 12 पे है। 12 के बाद मान लेते फिर ये 3 पे आएगा, तो 3 पे आने का मतलब कितना हुआ, 15 मिनट बाद। अभी ये 12 पे है मतलब 0, यहाँ से उठकर यहाँ आया मतलब 15 मिनट हो गया। 15 के बाद 3 पे आ गया तो 15 मिनट, कितना हुआ 15 मिनट। फिर ये 3 से उठकर 6 पे आ गया तो कितना हो गया, 30 मिनट हो गया। गौर से देखा जाए तो 15 ये और फिर 15 ये, कितना हुआ 30 मिनट। फिर ये 6 से अगर 9 पे चला जाए तो टोटल कितना हुआ 45, 15 मिनट ये भी हो जाएगा। अब 45 से फिर ये मतलब 9 से फिर ये चला जाए 12 पे मतलब ये हुआ कहने का भाव कि मिनट की जो सुई होती है इसको एक चक्कर लगाने में, अगर ये अभी 12 पे है तो 12 के बाद जाएगा 3 पे, 3 के बाद जाएगा 6 पे, 6 के बाद जाएगा 9 पे, 9 पे के बाद फिर से 12 पे आ जाएगा। तो जब ये 3 पे गया तो 15 मिनट, 6 पे गया तो 30 मिनट, 9 पे गया 45, फिर यहाँ से आया तो 60 मिनट। मतलब ये हुआ इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, 60 मिनट में। और एक चक्कर लगाने का मतलब ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना लिया, तो 360 डिग्री। मतलब ये हुआ
कि 60 मिनट में, मिनट का मतलब घड़ी में मिनट के सुई के द्वारा 60 मिनट पे केंद्र पर बनाया गया कोण कितना हो गया, तो ये हो गया 360 डिग्री हो गया। तो 1 मिनट का भाई साहब क्या होगा, 1 मिनट का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 360 डिग्री और बट्टा 60 कीजिएगा। कैसे, कितने बार मिनट करेगा, 6 डिग्री और 0 से 0 हटा 6 6 36, मतलब ये हुआ 1 मिनट में घड़ी के सुई में मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में अपने केंद्र पे बनाया गया कोण कितना, 6 डिग्री का हो गया। वही बात यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं कि देख लीजिए, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि घड़ी में मिनट के सुई द्वारा केंद्र पर 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर कितना, 6 डिग्री। अब घंटे का समझ लीजिए, आइए घंटे का समझा देते हैं। घंटे का खेल, ये हो गया केंद्र, ये हो गया 12 3 6 9। अब ये जो सुई है ना घंटे का सुई, अभी ये 12 पे है, 12 के बाद जाएगा 1 पे 2 पे 3 पे, फिर उसके बाद इसे इसे करते करते आएगा 6 पे, 6 के बाद फिर नसते 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 आएगा 9 पे, मतलब 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12। अगर देखिएगा तो 1 2 3 के बाद हो गया आपका ये 4 5 7 8 10 11, इस टाइप से हो गया। अभी 12 मिनट का, घंटे का जो सुई अभी 12 पे है, 12 के बाद 1 पे जाएगा, 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6, मतलब 6 घंटा, फिर 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा, मतलब ये पूरा एक राउंड घूमने में इसको कितना समय लगा, 12 घंटा। मतलब ये पूरा एक राउंड घूमता है 12 घंटा में, मतलब 12 घंटा में ये अपने केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाया, तो कहिएगा 360 डिग्री का। मतलब घड़ी में घंटे के सुई के द्वारा 12 घंटे में केंद्र पे बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना बनाएगा, तो 1 घंटा का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 360 डिग्री बट्टा 12 कर दीजिए, 12 तिया 36, मतलब 30 डिग्री आ गया। मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 घंटा में घंटे के सुई के द्वारा अपने केंद्र पे बनाया गया कोण बराबर 30 डिग्री हो गया। वही बात तो यहाँ पे लिखे हैं कि घड़ी में घंटे के सुई के द्वारा केंद्र पर 1 घंटा में बनाया गया कोण बराबर 30 डिग्री। क्या यह ऑब्जेक्टिव में आता है, तो बिल्कुल आता है। देखिए सवाल आपको दिखाते हैं। तो ये किसका पार्ट था, तो ये त्रिज्यखंड का ही पार्ट था। अब समझिए, सवाल में कहने का पूछ देगा कि 5-10 मिनट में बताइए कि मिनट के सुई के द्वारा 10 मिनट में कितना डिग्री का मतलब रचित क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्या दे देगा, बोल देगा कि घंटे की सुई की, मिनट की सुई की लंबाई 2 सेमी है, 3 सेमी, कुछ भी दे देगा और बोल देगा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो तनका सोचिए, ये अगर मिनट का घड़ी है, अब ये 12 3 6 9, अभी मान लेते हैं सुई 12 पे है, तो 10 मिनट में कहाँ जाएगा, तो 10 मिनट में ये 2 पे जाएगा। जैसे ये 12 के बाद ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो यहाँ से 12 पे यहाँ पे आएगा तो 5 मिनट, यहाँ पे आएगा तो 10 मिनट, तो यहाँ से यहाँ गया। तो इतना देर में कुछ ना कुछ क्षेत्रफल रचा होगा, इसी का वैल्यू बताइए। तो इतना देर में यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये आपसे पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री, तो 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री, तो 10 मिनट का पूछेगा तो 10 मिनट में केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनाया, तो 10 मिनट में केंद्र पे बनाया कितना, 60 डिग्री का। अब मिनट की सुई की लंबाई कुछ दिया होगा, अर्थात अगर देखा जाए तो ये एक त्रिज्यखंड बन गया। अगर गौर से देखिएगा तो इस सब को हटाइए, ये एक त्रिज्यखंड का पोर्शन बन गया, नजर आ रहा है। ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, जो कि कुछ ना कुछ दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब निकाल दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए सवाल दिखाते हैं, दिमाग खुल जाएगा। आइए देखिए पहला सवाल, देखिए ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ सवाल है सब्जेक्टिव कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री। देखिए दोनों चीज दिया हुआ है, 6 सेमी त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू 6 सेमी आपको दे दिया, और केंद्रीय कोण मतलब थीटा कितना, 60 डिग्री। तो निकालिए। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से, यहाँ पे लिख देंगे ओ ए बी, बार बार आपको बोल रहे हैं फिगर बनाने के लिए। ये हो गया आपका 60 डिग्री, और ये त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेमी। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए इसको हल कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ दो डाटा दिया हुआ है, आर बराबर 6 सेमी कॉमा थीटा बराबर 60 डिग्री। इसीलिए क्या पूछा जा रहा है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसीलिए वृत्त के त्रिज्यखंड फिगर का यूज कर लीजिए और बेस्ट रहेगा। त्रिज्यखंड का नाम चिपका दीजिए AOB। वृत्त के त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला देखे हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7 दिया रहे बुक क्वेश्चन में, उसको चिपकाइए, नहीं तो 22/7। आर का वैल्यू क्या देख रहे हैं 6, तो आर स्क्वायर है तो 6 गुने 6। थीटा का वैल्यू कितना है 60/300 हो गया 60। काट छाट कीजिए, 60 से 360 को काटिएगा 6 बार में कटेगा, 6 से 6 कट गया, क्या बच गया 22 गुने 6 कितना हो गया 132/7 सेमी स्क्वायर। निकल गया आंसर, हो गया खेल खत्म, बन गया सवाल। क्या इस तरह का सवाल सब्जेक्टिव में सच में पूछा जाता है? तो बिल्कुल भाई, देखिए 2016 में पूछा हुआ है, आगे भी पूछा होगा। चलिए आगे आइए, आगे देखिए, अभी घड़ी वाला पढ़े, बस लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपको लपेट लिया सवाल। क्या कह रहा है प्रश्न कि एक घड़ी की मिनट की, किसका, तो मिनट का कह रहा है, यहीं पे खेल हो गया खत्म। घंटा लिखा रहता तो घंटा के अकॉर्डिंग सोचते हैं, मिनट का है तो मिनट की। सुई 21 सेमी लंबी है, मतलब ये आर का वैल्यू दे दिया आपको, क्या आर का वैल्यू दे दिया 21 सेमी, ठीक है। इसके द्वारा 10 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। तो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 10 मिनट में कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। मतलब कहने का मतलब थीटा भी आपको दे दिया कितना 60 डिग्री। ऑब्जेक्टिव है इसीलिए इस प्रकार लिख रहे हैं। अगर ये बात आपको ना पता होता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री निकाल बनाता है कोण, अगर ना पता होता तो आपको थीटा निकालना पड़ता, जो कि लंबा चौड़ा प्रोसेस पड़ जाता। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 10 गुने 6 60 डिग्री। अब रचित क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर मतलब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अभी जस्ट सवाल बनाए इस पे, पीछे सवाल देख लीजिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, आर का वैल्यू केवल 6 था, थीटा यहाँ भी 60 डिग्री है, थीटा यहाँ भी 60 डिग्री है, गौर से देखा जाए तो यहाँ भी थीटा 60 डिग्री है। बस आर का वैल्यू कैसे, सेम उसी टाइप से इसको सोल्व कीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखिए सवाल, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 21 सेमी त्रिज्या के वृत्त के उस चाप की लंबाई निकालें। चाप की लंबाई क्या होगा, जो वृत्त का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। बताया था चाप की लंबाई का फॉर्मूला बोले थे, आर और थीटा दिया रहेगा। ऑब्जेक्टिव सवाल है, 2021 में पूछा हुआ है। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21 सेमी, केंद्रीय कोण थीटा कितना 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला आपको मिल रहा है, तो कहिएगा पाई आर थीटा बटे 180। बैठा दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21, थीटा का वैल्यू 60/180। 7 से 21 कटेगा 3 बार में, 60 से 180 कटेगा 3 बार में, 3 से 3 कट गया, क्या दिख रहा है, तो 22। तो 22 सेमी आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर आंसर हो गया। क्या समझे, क्या इस तरह सवाल पूछा जाता है, तो बिल्कुल पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो वृत्त जो आप अध्याय 12 पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। अभी तक 10 गो फॉर्मूला पढ़े हैं और 2 गो नोट पॉइंट देखे हैं। एक तरह से समझ लीजिए 12 गो फॉर्मूला पढ़ लिए, 12 गो फॉर्मूला याद रखिए, आगे 2-4 गो और पढ़िएगा, हो गया खेल खत्म। तो ले देकर 15 गो फॉर्मूला होगा, 15 गो फॉर्मूला याद रखिए। वृत्त से क्षेत्रफल से 15 नंबर सवाल आता है, 15 नंबर आपके हाथ में रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो ठीक है, अन्यथा आप समझ ही रहे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। 2021 में पूछा हुआ है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप का केंद्रीय कोण कितना 120 डिग्री। मतलब आर का वैल्यू 21 सेमी और थीटा का वैल्यू कितना 120 डिग्री। क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो चाप की लंबाई निकालिए। अभी जस्ट निकाले थे, खुद से सोल्व कीजिए और बताइए भाई चाप की लंबाई क्या होगा। चलिए आगे बढ़िए, सोल्व करने का सेंस सोल्व कर ही लीजिएगा, हमारे भरोसे नहीं छोड़िए, उसको खुद से कीजिए आप, ठीक है। ना बने तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए या व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, ठीक है, दोनों जगह आप कहीं भी भेज सकते हैं, आपको सोल्व कर देंगे।
ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक घड़ी की घंटे की सुई, घंटे कहने का मतलब 1 घंटा में 30 डिग्री, जितना घंटा का पूछ रहा होगा उतना घंटा का निकाल देंगे। तो घंटे की सुई की लंबाई 1 सेमी है, मतलब आर का वैल्यू ये 1 सेमी हो गया। 4 घंटे में, 1 घंटा में 30 डिग्री, 4 घंटा में 120 डिग्री, थीटा हो गया 120 डिग्री। निकाल दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 4 घंटे में सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखिए क्या आंसर आता है। फिर देखिए प्रश्न, एक घड़ी में मिनट, यहाँ घंटा यहाँ मिनट, पहले ही डिसाइड कर दिया। सुई की लंबाई 15 सेमी है, मतलब आर का वैल्यू 15 सेमी हो गया। 20 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 6 दूना कितना हो गया 12, 120 डिग्री। यहाँ भी थीटा हो गया 120 डिग्री। तो क्या कह रहा है, तय किए गए क्षेत्रफल याद कीजिए। 120 मिनट में तय किए गए, 2024 में पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है, तो कैसे नहीं सवाल रिपीटेड है। ये भी सवाल रिपीटेड है, बस सोच सोच का फर्क है। यहाँ घंटा के जगह पे मिनट कर दिया हुआ है, थोड़ा बहुत तो चेंज करवे करेगा, पूरा थोड़ी छाप देगा हूबहू भी छापता है, लेकिन रिपीटेड सवाल ज्यादा रहता है। थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, 4 घंटा का जगह घंटा के जगह पे मिनट कर दिया, मिनट के अकॉर्डिंग कर दिया, घंटा था घंटा के अकॉर्डिंग। दोनों ही सवाल को खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए आगे आइए। अब पढ़ना है वृत्तखंड, समझिए। तो ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक और टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अब वृत्तखंड क्या होता है, तो जैसे आप त्रिज्यखंड पढ़े हैं ना, उसी प्रकार वृत्तखंड है। त्रिज्यखंड में भी 2 त्रिज्यखंड, लघु और दीर्घ। तो वृत्तखंड में भी 2 लघु और दीर्घ। अब जो वृत्त जो होता है रोटी के आकार का हो गया। अब रोटी में भी देखिए 2 पोर्शन हो, जैसे ये रोटी हो गया आपका। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये त्रिज्यखंड बना, त्रिज्यखंड में इससे इसको मिला दीजिए, ये जो ओ ए बी हो गया, तो ये त्रिज्यखंड हो गया ओ ए बी। इसमें अगर गौर से देखिएगा, इसको मिलाने पर ये जो जीवा है, ए से बिंदु ए से बी को मिला दिए तो ये ए बी जीवा हो गया। इस जीवा के नीचे ये जो देख रहे हैं आकृति, जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा, इसको हम अगर कलर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे आप वृत्तखंड। बात समझ रहे हैं, इसको जिसको हम कलर कर रहे हैं अभी, ये क्या कहलाएगा, तो कहिएगा ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। इस सबको नोट कर लीजिएगा। और जिसको हम ऊपर कलर कर रहे हैं, देख लीजिए, जिसको हम ऊपर कारीगरी कर रहे हैं, ये कौन वृत्तखंड होगा, तो जिसको हम रेड कलर से कलर कर रहे हैं, ये कहलाएगा दीर्घ। बाकी आप समझदार हैं। और जो ब्लैक कलर का कलर हुआ है भाग, वो क्या कहलाएगा, तो कहिएगा वो कहलाएगा लघु। आप गौर से देख लीजिए, ठीक है। तो इस वृत्त में 2 पोर्शन हो गया, एगो लघु हो गया, दूसरा आपका दीर्घ हो गया, ठीक है। चलिए मुद्दा पे आते हैं। तो गौर से देखिए, ये आपका कहलाया दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और इसको क्या बोलिएगा, तो इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, या सीधे इसको हम लोग वृत्तखंड भी बोल सकते हैं। तो अगर एग्जाम में अगर वृत्तखंड लिख दे तो समझ जाइएगा वृत्तखंड कहने का मतलब लघु वृत्तखंड का ही चर्चा कर रहा है। उसको अगर दीर्घ पूछना होगा तो वहां पे क्लियर लिखेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। याद कीजिए, इस बात को नोट कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा कि हाँ ये दीर्घ हो गया, ये आपका लघु हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं और काम की बात पे आते हैं। अब आइए, अब वृत्तखंड में भी 2 लघु और दीर्घ। तो देख लीजिए, अगर मान लेते हैं ये O केंद्र वाला ये वृत्त है, ठीक है, ये इससे इसको मिला दिए, ये आपका ए बी, तो ये भाई हो गया लघु, ठीक है। यहाँ भी कुछ ना कुछ केंद्रीय कोण बन रहा होगा, तो ये क्या बन रहा है, तो थीटा बन रहा है। और ये क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ भी आर त्रिज्या O केंद्र वाला वृत्त है, जिसका केंद्रीय कोण यहाँ पे कितना है, थीटा डिग्री है। तो 1 नंबर में देखिए भाई, 1 नंबर में अब ये वृत्तखंड बोले या लघु वृत्तखंड बोले, बात एक ही है। यहाँ पे हम लिखना चाहे तो लिख देते हैं लघु वृत्तखंड,
ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्या फॉर्मूला होता है, तो लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा इतना वर्ग इकाई। ये किसका हो गया, लघु वृत्तखंड का, या सीधे बोले वृत्तखंड का। अब देखिए आर क्या हो गया, तो आर वृत्त की त्रिज्या है। थीटा क्या है, तो थीटा यहाँ पे कुछ ना कुछ केंद्रीय कोण बन रहा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा ये देखना है आपको कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए भाई दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी जस्ट बताए थे, ई हुआ वृत्त, ई हो गया छोटका, ई हो गया बड़का, ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा। तो अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वाला घटा दें तो निकल जाएगा दीर्घ का, तो बिल्कुल निकल जाएगा, बस वही बात करना है। चलिए बात समझ गए तो अच्छी बात है। आइए तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कहिएगा सर पाई आर स्क्वायर होता है, और लघु का तो यहाँ लिखे ही हैं आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। चलिए बढ़िया गया, इतना वर्ग इकाई लिख लीजिएगा। एक बात यहाँ पे नोट देकर लिख लीजिएगा कि साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना वो √3/2 होता है। कहिएगा ये काला लिखा रहा है, तो बताते हैं काला लिखा रहा है। सुनिए यहाँ पे पहले इस बात को समझिए। तो आप देखिए वृत्तखंड का मतलब लघु वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का। लघु का हो गया आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। दीर्घ का क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आर आपको दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग निकाल दीजिएगा। जहां जहां पे जिसका जो वैल्यू है आर के जगह पे आर का वैल्यू डालिएगा, थीटा के जगह पे थीटा का वैल्यू डालिएगा। खचरा ही कभी कभी क्या करेगा, आप जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक का ही मान पढ़े हैं, कभी कभी केंद्रीय कोण 120 डिग्री दे देगा। 120 के अलावा कुछ नहीं देगा। आप जब प्रश्नावली सॉल्व कीजिएगा तो उसमें बुक में कभी कभी थीटा 120 दे देगा, लिख देगा कि हाँ यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और उसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो आर के जगह पे तो आप 7 सेमी चिपकाइएगा, लेकिन यहाँ थीटा के जगह पे क्या डालेगा 120, तो क्या बन जाएगा साइन 120। और साइन 120 डिग्री का मान नहीं पता रहेगा तो कैसे सोल्व कीजिएगा। तो साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 होता है। कैसे होता है, क्या होता है, आप सीधा पढ़िएगा 11th क्लास में। ये एडवांस क्वेश्चन है, बस इतना याद रखे रहिए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। कहाँ पढ़ेंगे, 11th क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए तो ये दो बात देख लिए, दो फार्मूला अब तक देखे थे 15, 2 हो गया 17। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। फिगर बना दीजिए, एक वृत्त बना दीजिए, इस टाइप से फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ओ ए बी, यहाँ पे केंद्रीय कोण आपको दिया हुआ है 90 डिग्री और आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेमी। हो गया, बात खत्म। अब यहाँ पे लिखेंगे, हल कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ आर बराबर 7 सेमी, थीटा बराबर 90 डिग्री। क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसीलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 और माइनस क्या होगा, कहिएगा माइनस 1/2 साइन थीटा होगा। माइनस चिपका दीजिए। तो आर का वैल्यू क्या है, तो कहिएगा आर का वैल्यू 7 सेमी है, तो 7 का स्क्वायर 22, पाई का वैल्यू 22/7, आर के जगह पे आर का तो हो गया
पाई का वैल्यू 22/7, थीटा के जगह पे 90/360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री पर है। आर के जगह पे हो गया 7 का स्क्वायर 49, 90 से 90 इकाई 90, 90 चौका 360, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में, तो ऊपर आ गया 11 गुने 1 मतलब 11, 7 दूना 14 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको आगे सोल्व कर देते हैं। फिर आगे बढ़ाइएगा तो 7 का स्क्वायर क्या है 49, इधर आया हुआ है 11 और 2 आया हुआ है 14 और 2, 14 2 का लसा हो जाएगा 7, 1/2 में 1 से गुना करेंगे 1/2 ही होगा, 14 2 का लसा हो गया 14 ही हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा 11 माइनस 7, क्योंकि 14 2 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 7। देखिए 11 14 2 का लसा हो गया 14, 11 इकाई 11, 2 से 14 में भाग दीजिएगा 7 बार और 7 इकाई 7 हो जाएगा। इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो 49 गुने 11 में से 7 जाएगा तो 4/14, 7 से 2 बार और 7 से 7 बार, 2 से 4 2 बार, 7 दूना कितना हो गया 14 सेमी स्क्वायर। इसका आंसर हो गया और खत्म। तो हो गया वृत्तखंड भी हो गया। अब यही दीर्घ पूछता तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा दीजिए, हो गया काम खत्म। चलिए अब लास्ट टॉपिक है आपका चतुर्थांश। क्या होता है चतुर्थांश तो समझिए। अगर कोई ये एक्स अक्ष है, ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये आपका हो गया वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 4 भाग में बांटते हैं। कटान बिंदु वो है जो एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पे काटते हैं और ये 4 चतुर्थांश होते हैं। अगर इस चतुर्थांश केंद्र ये जो मूल बिंदु वो है इसको अगर केंद्र लेकर एक वृत्त ड्रॉ किया जाए, सर्कल ड्रॉ बना कर दिया जाए, तो ये जो वृत्त है कितने भाग में बट गया 4 भाग में। प्रत्येक भाग को एक चतुर्थांश बोला जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए तो कैसे निकालिएगा। तो देखा जाए इस भाग का क्षेत्रफल निकालना बेहद आसान है। क्या ये चारों भाग इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा। तो पहली बात ये चारों भाग बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक के जगह पे थीटा कितना होगा, तो प्रत्येक के जगह पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा त्रिज्या। तो यहाँ पे जितना त्रिज्या होगा उतना ही त्रिज्या यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ भी होगा। तो आर और थीटा समान है, तो चारों वृत्त उभयनिष्ठ हो गया, चारों चतुर्थांश उभयनिष्ठ हो गया, मतलब चारों इक्वल ही है। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। क्या मतलब हुआ, वृत्त 4 भाग में बट गया, प्रत्येक भाग का निकालना है तो एक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कीजिए, पूरा का क्षेत्रफल अब बटा कई भाग में 4 भाग में बटा 4 कर दीजिए, तो एक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग इकाई। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। इस बात को याद रखिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश वास्तविकता में कुछ नहीं, ये वास्तविकता में त्रिज्यखंड है। अगर इसको हम निकालते हैं बाहर, देखिए अगर इसको हम बाहर निकालें तो कुछ आकार इसी प्रकार का है ना, तो ये क्या त्रिज्यखंड नहीं है, तो बिल्कुल त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड और चतुर्थांश में फर्क इतना है कि त्रिज्यखंड में थीटा हमेशा 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन चतुर्थांश में हमेशा ये कितना डिग्री होगा, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। और ये क्या है त्रिज्या, तो ये आर हो गया, ये थीटा हो गया। तो क्या त्रिज्यखंड के सहयोग से इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा। जैसे थीटा 90 डिग्री लीजिएगा, थीटा अगर 90 डिग्री होगा, देखिए थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो त्रिज्या तो डिपेंड करता है, बदलते चलेगा, लेकिन थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा। तो पाई आर स्क्वायर अपने जगह पे और थीटा के जगह पे 90 डिग्री बटा 360 कीजिएगा, 90 इकाई 90, 90 चौका 360, फिर से तो वही आ गया 1/4 अब पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर। नजर आया, तो आप वही थीटा 90 डिग्री लेकर चलिए तो भी वही आइएगा, या ना तो डायरेक्ट इसको याद रखे रहिए तो भी काम चल जाएगा। तो मेरा सलाह रहेगा इतना क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको हम समझाने के लिए किए थे। आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद रखिएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए एक सवाल सोल्व कीजिए। देखिए पूछा हुआ है 2011-16-23 में सवाल पूछा हुआ है
कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करें जिसकी परिधि 22 सेमी है। परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि मतलब आर निकल गया, आर निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। तो एक हम लोग फिगर वृत्त ड्रॉ कर लीजिएगा साइड में, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा वृत्त की परिधि दिया हुआ है 22 सेमी। अब वृत्त की परिधि हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं 2 पाई आर बराबर 22 सेमी। तो देखिए भाई 2 का तो हो गया 2, पाई के जगह पे 22/7 और आर के जगह पे आर बराबर 22 सेमी। 22 से 22 कटा एक बार में, ये 2/7 है उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो आप बोलेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, इतना सेमी, सीधा वैल्यू पलट गया। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान डालिए 1/4 का 1/4, पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर के जगह पे वैल्यू क्या है 7/2, तो 2 बार लिख दीजिए 7/2 गुने 7/2। अब काट छाट करके इसको सोल्व कर लीजिए, हो गया बात खत्म, चतुर्थांश भी हो गया क्लियर। अब कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए नोट पॉइंट है, आइए देखते हैं फटाफट। देखिए इस बात को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कर दें कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना करने पर, 3 गुना बढ़ाने पर या बढ़ाने पर उसकी एक नंबर में परिधि कितनी गुनी बढ़ेगी, परिधि कितनी गुनी बढ़ेगी, परिधि कितना, या कितना ज्यादा अच्छा लगता है, कितना गुना बढ़ेगा। ऑप्शन दिया रहेगा कुछ, और बी में सपोजेट ये, तो हम अपने मन से आपको उदाहरण दे रहे हैं। उसकी क्षेत्रफल कितनी गुनी बढ़ेगी, कितनी गुनी बढ़ेगी, बताइए। अगर इस टाइप का सवाल दे तो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन देते हैं। तो बात याद रखिएगा, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को m गुना हम कर रहे हैं, तो उसकी परिधि जो होगी ना, परिधि m गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसका क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल m² गुना बढ़ेगा। मतलब परिधि जितना गुना कीजिएगा उतना गुना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल उतना का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग त्रिज्या को 3 गुना कर रहा है। अब त्रिज्या को 3 गुना करने का सेंस मतलब ये हुआ कि त्रिज्या अगर 3 गुना होगा तो परिधि भी 3 गुना बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना 9 गुना बढ़ेगा। बात समझ आया, बिल्कुल समझ आ गया होगा कि त्रिज्या को m गुना बढ़ाने पर परिधि m गुना बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल m² गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा नोट पॉइंट समझ लीजिए। दूसरा नोट ये था कि यदि त्रिज्या का अनुपात दिया हो, 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, त्रिज्या का अनुपात दिया हो, त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का ऊपर ही लिख देते हैं, त्रिज्या का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, त्रिज्या का अनुपात दिया हो तो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, त्रिज्या का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए, अनुपात
त्रिज्याओं कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। दो गो त्रिज्या रहेगा, पहला वृत्त तो दूसरा वृत्त। तो त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए त्रिज्या के अनुपात का वर्ग कर देंगे। त्रिज्या के अनुपात का वर्ग कर देंगे। ये इतने लंबा चौड़ा रामायण क्या लिखे हैं उसका मतलब समझिए सरल शब्दों में। त्रिज्याओं का अनुपात तैयार है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो जो भी त्रिज्या का अनुपात हो सीधा उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात आपसे निकल जाएगा। लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है। कहे कि यदि वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात बहुत सारा क्वेश्चन हम ऐड नहीं कर पाए। त्रिज्याओं का अनुपात प्रत्येक साल पूछेगा 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो बस इतना माइंड में रखे रहिएगा कि त्रिज्या का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो सीधा इसका स्क्वायर कर दीजिए। देख रहे हैं, त्रिज्या का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए त्रिज्याओं के अनुपात का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो ये जो दिया हुआ है 2:3 ये त्रिज्या हुआ, सीधा इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, अनुपात 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया त्रिज्या का अनुपात और ये हो गया क्षेत्रफल का अनुपात। हो गया, बात खत्म। यही बात उल्टा नोट पॉइंट 3 में लिख लीजिएगा कि यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, त्रिज्या के जगह पर क्षेत्रफल कर लीजिए। यदि नोट पॉइंट 3 में क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और त्रिज्याओं का अनुपात निकालने के लिए कहे तो क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल कर देंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे कहे कि यदि वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन रहेगा 4 ठो। चलिए, तो आपको दिया हुआ है त्रिज्या का अनुपात, ध्यान दीजिए, आपको त्रिज्या क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है कितना? 16:81 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। और क्षेत्रफल का त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, सीधा इस पे रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो देखिए रूट 16 किसका हो जाएगा? तो कहिएगा 4 का, और रूट 81 किसका हो जाएगा? 9 का। तो हो गया आंसर 4:9। मतलब 2 बार त्रिज्या का दिया रहे, क्षेत्रफल पूछे, सीधा इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्षेत्रफल दिया रहे, त्रिज्या का पूछे, सीधे इस पर रूट चढ़ा दीजिए। हो गया, खेल खत्म। तो ये आज का क्लास इतना ही पे समाप्त हुआ। आप टोटल वृत्त को कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। आप चाहिए किसी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका 2-3 बार रिवीजन कीजिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्याप्त है। अगर आप चाहें तो प्रश्नावली वगैरह सोल्व करना है तो आपकी इच्छा है, सोल्व कीजिए भी, अच्छे से लगन मन से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो इसको अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा। पर्सनल सलाह तो यही रहेगा कि इसका नोट्स बना लीजिएगा। सबसे पहले आप इसको देखकर नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद इसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन हो जाए तो एक्सरसाइज वगैरह आप भारती वन से चाहे तो या बीडीसी से चाहे दोनों से सवाल से बनेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ वगैरह जो भी हो इसको हम भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, वो जहाँ भी आप चाहे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। और मेरा सलाह तो ये रहेगा कि पीडीएफ देखने से बेहतर है कि वीडियो को देखिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।